मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और 5 अगस्त 2021 को राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो क्या 5 अगस्त 2023 को पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है क्या? भारत में यूसीसी का सर्वाधिक विरोध ट्राइबल्स कम्युनिटी के द्वारा क्यों किया जा रहा है? क्यों ट्राइबल्स कम्युनिटी अनुच्छेद 371 को संज्ञान में लेते हुए यूसीसी का विरोध कर रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यूसीसी को लेकर के क्या थिंकिंग है? क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? समान नागरिक संहिता के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? क्यों मुस्लिम जो लॉ बोर्ड है वह विधि आयोग को पत्र क्यों लिख रहा है? इसके विरोध में क्यों वह क्यूआर कोड जारी करके लोगों को एकजुट होकर के बात करने की कोशिश कर रहा है? हिंदू परिप्रेक्ष्य में, हिंदू समाज में समान नागरिक संहिता को लेकर के क्या विचार है? क्यों हिंदू समाज इसे राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो क्रिश्चियन समुदाय हैं, कुकी, नागा, इन सभी जनजातियों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है और वो आर्टिकल 371 को लेकर के क्यों बात कर रहे हैं? दोस्तों, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कम से कम, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, कम से कम 1 के व्यू जरूर आप लोग लेकर जाएं, ताकि मैं आप लोगों के बीच भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में जो निर्जातीय संघर्ष हो रहे हैं, जो इतनी वायलेंस की स्थिति उत्पन्न हुई है, उस पर एक वीडियो लेकर के आऊं और मैं आप लोगों को बता पाऊं कि भारत में निर्जातीय संघर्ष जो हो रहे हैं उसके क्या क्या कारण हैं। तो आप लोग कम से कम इस वीडियो पे 1 के व्यू जरूर लेकर जाएं, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और दोस्तों के बीच शेयर करवाएं। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर के आजकल इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों भारतीय परिप्रेक्ष्य में समान नागरिक संहिता को लेकर के इतनी बातें कही जा रही हैं? आए दिन हम लोगों को द हिंदू ले लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण है उसको ले लीजिए, कई सारे न्यूज़पेपर में न जाने कितने आर्टिकल को मैं देख चुका हूं जो यूसी से संबंधित है। यूसीसी को लेकर के इतनी बातें क्यों हो रही हैं? आप देख सकते हैं, ये द हिंदू का आर्टिकल है जो यूसी से संबंधित है। ये दैनिक जागरण का यूसी से संबंधित है। ये भी देख सकते हैं, जो रीना गुप्ता प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो समान नागरिक संहिता को लेकर के एक पूरा लेख लिख चुके हैं। और ये समान नागरिक संहिता को लेकर के मुस्लिम समाज क्या विचार रखते हैं, क्रिश्चियन समाज क्या विचार रखते हैं, हिंदू समाज का इस पर क्या विचार है, इसको लेकर के हम लोग समझते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या गोवा के बाद वर्तमान में सिर्फ गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे यूसीसी लागू है। तो क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूरे भारत में यूसीसी की आवश्यकता है क्या? समान नागरिक संहिता को लागू करने की जरूरत है क्या? इन सभी पहलुओं पर हम विशेष बात करेंगे और मैं आप लोगों को यूसीसी को लेकर के 5 भागों में बात करने की कोशिश करूंगा। अर्थात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यूसीसी को लेकर के सबसे पहले इसके बारे में कुछ जो इसकी बैकग्राउंड है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसके बारे में मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। यूसीसी पर संविधान सभा की क्या राय हुई थी? जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था, जब संविधान सभा में सभी पहलुओं पर चर्चा हो रही थी, तो उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के क्या बातें कही गई? हिंदू कोड बिल क्या है? यूसीसी के पक्ष और विपक्ष में कैसे तर्क हम लोग लिख सकते हैं और साथ ही साथ इसका कंक्लूजन हम लोग क्या दे सकते हैं, निष्कर्ष कैसे दे सकते हैं? अगर हमारा मेंस में 250 वर्ड में यह क्वेश्चन आ जाए तो इन सभी पहलुओं पर हम लोगों को बात करने की जरूरत होगी। हालांकि दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कुछ आप लोग टाइम ले लीजिएगा, थोड़ा चाय कॉफ़ी पीते रहिएगा। उसके बाद हम लोग यह दावा जरूर कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता से चाहे पीटी में क्वेश्चन आ जाए या फिर मेंस में, हम सभी का सॉल्यूशन दे करके ही आएंगे। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के बैकग्राउंड को लेकर के बात करेंगे। उसके बाद संविधान सभा की इस पे क्या सहमति बनी थी उसको लेकर के चर्चा करेंगे। हिंदू कोड बिल क्या है, साथ ही साथ हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या विचार है इस पे, ईसाई धर्म को लेकर के इस पे क्या विचार है, और साथ ही साथ
यूसीसी के पक्ष और विपक्ष में तर्क को देखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे, एनालिसिस करेंगे भाई कि हम लोग की क्या थिंकिंग है, हम लोग किस तरीके से अपने समाज में इसको ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, ले जाना चाहिए तो क्यों लागू करें और नहीं भी लागू करें तो क्यों ना लागू करें। तो हम इन सभी पहलुओं पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड पे बात करते हैं। एक नाम याद रखिएगा, बलबीर सिंह चौहान। ये कौन है भाई? तो 21वें लॉ कमीशन है, 21वें लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष थे बलबीर सिंह चौहान, यह एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और यह कहते हैं कि यूसीसी की आवश्यकता नहीं है, समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है और ना ही भारतीय समाज में इसकी कोई उपयोगिता है। ध्यान रखिएगा, बलबीर सिंह चौहान ये 21वें लॉ कमीशन के चेयरपर्सन हैं और इनका कहना है कि यूसीसी जो समान नागरिक संहिता है इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है और ना ही भारतीय समाज में इसकी कोई उपयोगिता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 मौजूद है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे आर्टिकल 25 क्या कहता है, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, तो पंथ की धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब किसी भी धर्म के जो समुदाय हैं उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। और आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक समुदाय की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक चाहे जो भी हो, या तो वो भाषाई आधार पे हो या फिर धार्मिक आधार पे हो, इन सभी अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता की बात करता है। तो इनका कहना था, बलबीर सिंह चौहान जी कहते हैं आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, आर्टिकल 26 जो किसी पंथ की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रदान करता है और आर्टिकल 29 जो किसी अल्पसंख्यक समुदाय चाहे वो भाषाई हो या फिर धार्मिक हो उनके धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो क्या इन सभी आर्टिकल के मौजूद होने के बाद भी हम लोगों को यूसीसी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, हमारे संविधान में इन सभी आर्टिकल को इसीलिए लिखें ताकि हमको इसकी ज़रूरत ना पड़े। ये 2018 में ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि भाई यूसीसी का ज़रूरत नहीं है और ना ही भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय समाज में इसकी कोई ज़रूरत है। लेकिन जो वर्तमान में 22वें लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरपर्सन हैं ऋतुराज अवस्थी जी, इनका कहना है, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और इन्होंने कहा भाई भारत तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत तो एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में हम और आप किसी भी मुद्दे पर बात करने वाले कौन होते हैं। इसीलिए ऋतुराज अवस्थी जी ने कहे कि भाई साहब देखिए, यूसीसी को लेकर के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको लेकर के आम जनता की क्या एडवाइस है उसे जानना जरूरी है, आम जनता की क्या परामर्श है, आम जनता लोग इस पे क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें उसे जानना जरूरी है। इसलिए ऋतुराज अवस्थी जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया और ये 22वें लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हम लोगों को यूसीसी को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लेकर के आम नागरिकों से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, परामर्श लेने की ज़रूरत है। और इन्होंने जून 2023, आज मैं 7 जुलाई को यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब आज से एक मंथ पहले की बात है कि ये जो 22वें लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के परामर्श की ज़रूरत है, आम लोगों के विचार की ज़रूरत है कि भाई आप यूसीसी को लेकर के क्या विचार रखते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं, और हम लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यह ऋतुराज अवस्थी वही लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने हैं जो कर्नाटक में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कर्नाटक में हिजाब वाले मुद्दे को लेकर के डिसीजन दिए थे और इन्होंने यह डिसाइड किया था, यह निर्णय दिया था कि कर्नाटक में जो लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हैं वो हिजाब पहन करके नहीं आएंगे। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी वही लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने हैं जो कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे को लेकर के निर्णय दिए थे। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे बलबीर सिंह चौहान क्या कहते हैं, तो भाई यूसीसी का ज़रूरत नहीं है और ना ही भारतीय समाज में इसकी कोई उपयोगिता है। वहीं 22वें लॉ कमीशन ऋतुराज अवस्थी जी का क्या कहना है, इन्होंने कहा कि भाई यूसीसी को लेकर के हम और आप कहने वाले कौन होते हैं, हम तो एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसलिए
यहाँ पे आम नागरिकों का क्या एडवाइस है यूसीसी को लेकर के, हमें उनको सुनना चाहिए, हमें उनको समझना चाहिए। तो साथियों, बैकग्राउंड में हम लोग जब भी लिखें, पृष्ठभूमि अर्थात इंट्रोडक्शंस में हम लोग जब भी लिखने की कोशिश करें तो हम लोग 21वें विधि आयोग और 22वें विधि आयोग के स्टेटमेंट को हम लोग कोट करेंगे ताकि हमारा इंट्रोडक्शन प्रभावी हो सके। इंट्रोडक्शन जब भी कोई पढ़े तो वह कहे कि नहीं भाई, इस लॉ कमीशन को कोट किया है, अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, लॉ कमीशन को कोट किया है। तो हम लोग याद रखेंगे ऋतुराज अवस्थी और साथ ही बीएस चौहान, बलवीर सिंह चौहान ने क्या कहा। दोस्तों, हमारे मन में यह भी सवाल उठना चाहिए कि क्या हमारा जो संविधान है वो क्या धर्म के बीच समरूपता की बात करता है या फिर स्त्री पुरुष के बीच समरूपता की बात करता है? क्या हमारे संविधान में यूनिफॉर्मिटी बिटवीन रिलीजन या यूनिफॉर्मिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन की जरूरत है? तो हम लोग जब भी इस पे थिंकिंग करते हैं, जब भी इस पे विचार करने की कोशिश करते हैं, जब भी इस पे सोचने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग देखते क्या है कि धर्म के बीच अगर हम लोग समरूपता लाने की कोशिश करते हैं, या अर्थात कहने का मतलब है किसी भी धर्म को लेकर के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, इन सभी धर्मों के बीच अगर हम समरूपता अर्थात बराबरी करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं असमन्वय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात इन सभी धर्मों के बीच टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हिंदू समाज का अपना अलग कानून है, जैसे हम लोग कह सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट है। मुस्लिम का देखते हैं तो इन लोगों का अलग ही कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें हम लोग शरीयत एक्ट को लेकर के बात करते हैं। ईसाई धर्म को लेकर के, सिख धर्म, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी धर्मों का अपना अपना अलग कानून है। तो क्या हम धर्म के बीच समरूपता स्थापित कर सकते हैं? सभी धर्म को एक साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं? क्या हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं? तो क्या यह कहाँ तक संभव हो पाएगा? हम लोग अगर इस पर विचार करते हैं तो हम लोग यही सोच पाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी के शादी, विवाह, गोद लेना, साथ ही साथ उत्तराधिकार को लेकर के अलग अलग कानून हैं। तो इन सभी को साथ में ला करके चलने की कोशिश करेंगे तो कई सारी टकराहट उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं स्त्री और पुरुष के बीच में समरूपता लाने की, अर्थात स्त्री और पुरुष कहने का अर्थ है दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी धर्मों के स्त्री पुरुष, ना कि सिर्फ हिंदू, ना कि सिर्फ मुस्लिम, ना कि सिर्फ सिख, ईसाई। कहने का मतलब है कि सभी धर्म के स्त्री और पुरुष के बीच समरूपता लाने की कोशिश करेंगे तो हमारे टकराहट की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हम लोगों को भारत में यूनिफॉर्मिटी बिटवीन रिलीजन पे आगे बढ़ना चाहिए या फिर यूनिफॉर्मिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन के बीच में आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात धर्म के बीच समरूपता स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए या स्त्री पुरुष के बीच में समरूपता स्थापित करने की कोशिश चाहिए, तो आई थिंक आप सब यही सोचते होंगे कि धर्म के बीच समरूपता स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो कई टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कई धर्म आपस में टकरा जाएंगे। हिंदू धर्म का भाई कुछ अलग कानून है, मुस्लिम धर्म का कुछ अलग कानून है, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रिपल जो तलाक है ना। क्रिश्चियन को लेकर के बात करें तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1989 उनका अलग रीति रिवाज है। मुस्लिम को लेकर के बात करें तो शरीयत एक्ट अलग बात करते हैं। हिंदू को लेकर के आप बातें करेंगे तो वहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करेंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करेंगे, हिंदू एडॉप्शन एक्ट की बात करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि भारत में धर्म के बीच समरूपता स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो कई सारी टकराहट उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन इन सभी धर्म के स्त्री पुरुष के बीच समरूपता स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, सभी धर्म के बीच में जो टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए भारत में लैंगिक समरूपता को जेंडर जस्टिस के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, स्त्री पुरुष के बीच में समरूपता स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिकॉल करता हूं। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड में क्या लिखेंगे तो बीएस चौहान को कोट कर सकते हैं, ऋतुराज अवस्थी जी को कोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग यह भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कि धर्म के बीच समरूपता स्थापित करने की बजाय स्त्री पुरुष के बीच में समरूपता स्थापित करनी चाहिए, अर्थात हमें जेंडर जस्टिस को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए।
अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू तो किया जा सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है वह हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, विजातीय समाज है, जिसके 4 गुण हैं और यह बहुभाषाई समाज है। यहाँ पे अनेकों भाषा बोले जाते हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, कोंकणी, नेपाली, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, कितने भाषा आप लोगों को बताऊं। भारत में जो ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, जो विजातीय समाज है, इसके 4 गुण हैं, जिसमें हम लोग पहले बात कर रहे हैं बहुभाषाई समाज की, जहाँ पे अनेकों भाषा बोले जाते हैं। साथ ही साथ हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वह बहुनिर्जातीय समाज है। यहाँ पे कई सारी जातियाँ रहती हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि जो मेरा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो मेरा मंडल आयोग है, इस मंडल आयोग के अनुसार भारत में वर्तमान में 3743 जातियां हैं, जो केवल ओबीसी में आती हैं, केवल ओबीसी में। और साथ ही साथ पूरे भारत में 650 ऐसे समाज हैं, 650 ऐसे जातियां हैं जो एससी एसटी के कैटेगरी में आते हैं। तो 3743 ओबीसी समाज से, 650 एससी एसटी में, जनरल में आप लोग जोड़ेंगे तो आप लोगों को यह जानकारी मिलेगी कि भारत निर्जातीयता समाज है। भारत में कई सारी जातियां मौजूद हैं। तो भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल आयोग के अनुसार कई सारी जातियां भारत में विद्यमान है। साथ ही साथ भारत बहुधार्मिक समाज है। यहाँ पे अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी धर्मों का भारत में निवास है। साथ ही साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारत बहुसांस्कृतिक समाज है। जब अलग अलग धर्मों के लोग रहेंगे तो उनकी संस्कृति ऑब्वियसली ही अलग होगी। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत हेट्रोजीनियस सोसाइटी है। भारत विजातीय समाज का गुण रखता है और इस विजातीय समूह का 4 गुण हैं, जिसमें से बहुभाषाई समाज, बहुनिर्जातीय समाज, बहुधार्मिक समाज, बहुसांस्कृतिक समाज है। अतः हम यह कह सकते हैं कि इन सभी समूहों को एक साथ लाने के लिए हम लोगों को किस चीज का जरूरत है? तो यूसीसी का जरूरत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरत है, समान नागरिक संहिता का जरूरत है। समान नागरिक संहिता कहने का तात्पर्य है कि सभी नागरिकों में एक समान की स्थिति, अर्थात जो भारत का बहुसमाजीय समाज है, भारत का जो बहुनिर्जातीय समाज है, भारत का जो बहुत धार्मिक समाज है, भारत का जो बहुत सांस्कृतिक समाज है, इन सभी समाजों को हम एक साथ लाने की कोशिश तभी कर सकते हैं जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लागू करेंगे, भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि जो हमारा विजातीय समाज है, इस विजातीय विविध धार्मिक पंथीय विचारधारा है। अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। इसीलिए भारत के जो संविधान सभा थे, उन्होंने जब भारत आजाद हुआ, तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उस समय स्थिति काफी दयनीय थी। वहां पे हम लोग पहले ही बढ़ चुके थे। लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हम लोगों को कई तरीके से बात करने गया था। हम लोगों को क्षेत्रीय आधार पर बांटा, सामाजिक आधार पर बांटा, धार्मिक आधार पर बांटा। साथ ही साथ लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हम लोगों को सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, इन सभी पहलुओं पर बात करके गया था। इसलिए जब हमारा भारत आजाद हुआ, उस समय जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, इसलिए हम लोग यूसीसी को उस टाइम पे लागू नहीं किए और उस टाइम पे हम लोग पर्सनल लॉ को लेकर के आगे बढ़े। ध्यान में रखिएगा इस बात को। हमारा भारत विजातीय समाज है ना, और यहाँ पे विविध धार्मिक पंथीय विचारधारा के लोग रहते हैं। और जब हमारा भारत आजाद हुआ, जब हमारे भारत कई सारी चुनौतियों से गुजर रहा था, इसलिए संविधान सभा ने यूसीसी को लागू नहीं किया, क्योंकि उस समय हम लोग धर्म के आधार पर किसी समुदाय को साथ लाने की बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इसलिए हम लोग पर्सनल लॉ को लेकर के आगे बढ़े। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे, जो हमारे
भीमराव अंबेडकर साहब थे, इन्होंने कहा कि भाई साहब जो यूसीसी है वर्तमान में तो आप लागू मत कीजिए, लेकिन इसे भविष्य में लागू करना चाहिए। वर्तमान में आप लागू मत कीजिए क्योंकि हमारी स्थिति उस अनुकूल नहीं है कि हम भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लागू कर पाए। इसलिए हम लोग पर्सनल लॉ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को भविष्य में आना चाहिए। हमारे फ्यूचर्स में जो जनरेशन होंगे उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत होगी। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्टेटमेंट दिया, ध्यान में रखिएगा, एक इंग्लिश वर्ड लिख रहा हूं, वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से धर्म को अपनाना चाहिए। मतलब भीमराव अंबेडकर साहब का कहना था कि यूसीसी को भविष्य में आना चाहिए और किसी भी पर्सन को स्वेच्छा से धर्म को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ इनका एक स्टेटमेंट और भी ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने कहा कि भारत एक विजातीय समाज है, भारत एक हेटेरोजेनियस सोसाइटी है, इसलिए भारत को अहस्तक्षेप की नीति पर कार्य करना चाहिए। भारत को अहस्तक्षेप की नीति पर वर्क करना चाहिए, तभी हमारा सोसाइटी आगे चल करके कुछ बेहतरीन कार्यों की ओर बढ़ पाएगा, एक बेहतरीन समाज को स्थापित कर पाएगा, एक बेहतरीन भारत को स्थापित कर पाएगा। तो भीमराव अंबेडकर का कहना था कि वर्तमान समय में आप भाई यूसीसी को लागू मत कीजिए, लेकिन इसे भविष्य में लागू करना चाहिए। इसलिए इन्होंने यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहां पे लिखा है भाई? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या है? तो आर्टिकल 44 को हम लोग डीपीएसपी में लिखते हैं, अर्थात डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करता है? आर्टिकल 36 में आप देखेंगे तो इसके बारे में इसका डेफिनेशन दिया गया है, और आर्टिकल 36 में डीपीएसपी को लेकर के कहा गया है, स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर, स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर। आर्टिकल 36 में जो हमारा परिभाषा दिया गया है, जो हमारा डेफिनेशन दिया गया है, जो हम लोग देखते हैं कि डीपीएसपी में इसकी जो परिभाषा है आर्टिकल 36 में, वो कहता है स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर, अर्थात कहने का अर्थ है कि राज्य प्रयास करेगा। किसे? राज्य प्रयास करेगा इसे लागू करने के लिए। अर्थात डीपीएसपी में जो भी है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसे राज्य लागू करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ हम यह भी समझते हैं कि जो मेरा फंडामेंटल राइट है 12 से लेकर के 35 तक, यह तो हम लोगों को मिल चुका है, लेकिन जो हमारा डीपीएसपी है इसे हम लोग फ्यूचर फंडामेंटल राइट कहते हैं, अर्थात भविष्य में मिलने वाला मौलिक अधिकार कहते हैं। तो आर्टिकल 44 में यूसीसी की व्याख्या की गई है, और यूसीसी में यह कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करेगा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि डीपीएसपी क्या कहता है भाई? तो स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर, राज्य इसे देने की प्रयास करेगा। दे ही देगा यह जरूरी नहीं है, देने की प्रयास करेगा, देने की कोशिश करेगा। इसीलिए भारत में जो हमारे विजातीय समाज हैं, जो हमारा हेटेरोजेनियस सोसाइटी है, इस हेटेरोजेनियस सोसाइटी में जहां विविध धर्म के लोग रहते हैं, बहुभाषाई धर्म, बहुजातीय समाज, बहुधार्मिक समाज, बहुसांस्कृतिक समाज के लोग रहते हैं, इन सभी को लेकर के हम लोगों को अहस्तक्षेप की नीति को अपनाना चाहिए। मतलब इन सभी के बीच में हम लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन फ्यूचर, भविष्य में बी.आर. अंबेडकर के अनुसार भविष्य में इसे लागू करना चाहिए, अर्थात जब भारत की सरकार इसे लागू करने के सामर्थ्य हो, इसे लागू करने के पक्ष में हो, तब वह लागू कर सकता है, अदरवाइज इसे लागू नहीं कर सकता। तो वर्तमान में जो हमारा डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल जो 44 है, इस आर्टिकल 44 को लागू करने के लिए हमारी भारत सरकार, क्योंकि हम लोग संविधान में कह चुके हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे भारत सरकार लागू कर सकता है। जब उसकी स्थिति ऐसी हो जाए कि उसे लागू करने में सामर्थ्य हो तो इसे लागू कर सकता है। तो भारत सरकार आजकल इसको लेकर के क्यों चर्चा कर रहा है? आप अलग अलग आर्टिकल में, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, राष्ट्रीय संस्करण जो दैनिक जागरण का था उसमें हो, और अन्य अखबारों में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, इसे लागू करने की जो कोशिश की जा रही है, तो क्या भारत सरकार सच में इसे लागू करेगा? और यह लागू करेगा तो संवैधानिक तौर पर यह कितना सही है और कितना गलत है?
तो हम लोग क्या देखते हैं कि आर्टिकल 44 में डीपीएसपी के अंतर्गत यूसीसी का जो वर्णन किया गया है उसे भारत सरकार लागू करने की कोशिश कर रहा है। और आप लोग मोदी जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, अमित शाह जी का स्टेटमेंट देखिए, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट देखिए, कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो यूसीसी के पक्ष में भी बात कर रहे हैं और कई सारे ऐसे भी हमारे लीडर हैं जो यूसीसी के विरोध में बात कर रहे हैं। तो क्या भारत विजातीय समाज जो हेटेरोजेनियस सोसाइटी है, इस हेटेरोजेनियस सोसाइटी में भारत में जो बहुत भाषाई समाज है, बहुत निर्जातीय समाज है, बहुत धार्मिक समाज है, बहुत सांस्कृतिक समाज है, इस समाज में यूसीसी को अपनाना सही है क्या? क्या भीमराव अंबेडकर की यह स्टेटमेंट कि भविष्य में इसे लागू करना चाहिए, यह आज के परिप्रेक्ष्य में सही है क्या? क्या इसे लागू करने से नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसमें बवाल नहीं हो पाएगा क्या? क्या वहां के लोग नहीं भड़केंगे क्या? क्या उनकी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं हो पाएगा? यूसीसी के लागू करने से वहां की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ होगा। जहां तक हम लोग जानते हैं कि नागा समुदाय की अपनी एक संस्कृति है, तो उन संस्कृतियों को हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं या नहीं, इन सभी पहलुओं पर हम लोग बात कर सकते हैं और इन सभी पहलुओं को हम लोग यूसीसी के प्रस्तावना के रूप में ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोग बैकग्राउंड में बात कर चुके हैं बीएस चौहान को लेकर के, है ऋतुराज अवस्थी जी को लेकर के, और हम लोग यह भी बात कर चुके हैं कि भारत में स्त्री पुरुष के बीच समरूपता स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि धर्म के बीच में समरूपता स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत एक हेटेरोजेनियस सोसाइटी है, एक विजातीय समाज है, और इस विजातीय समाज में हम लोगों को किस तरीके से और कब यूसीसी को लागू करनी चाहिए, इसको लेकर के बी आर अम्बेडकर का क्या थिंकिंग था उसको हम लोग देखने की कोशिश किए। तो बी आर अम्बेडकर का क्या कहना था? तो इनका कहना था कि भविष्य में हम लोग यूसीसी को लागू कर सकते हैं, अर्थात भारतीय सरकार जो भारत में शासन चला रही हो, वह सरकार यह समझ पाए कि भाई हम यूसीसी को लागू कर सकते हैं और इसे लागू करने से जो भारत का बहुभाषाई समाज है, बहुनिर्जातीय समाज है, बहुत धार्मिक समाज है, बहुत सांस्कृतिक समाज है, इस पर कोई असर नहीं होगा, इन लोगों के बीच में विरोध उत्पन्न नहीं होगा, देन भारत का सरकार जो है वह यूसीसी को लागू कर सकता है। तो यह यूसीसी के प्रस्तावना के रूप में हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात किए थे पर्सनल लॉ के बारे में। तो पर्सनल लॉ क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर पर्सनल लॉ का अगर हम लोग परिभाषा देखना चाहें, डेफिनेशन देखना चाहें, तो क्या कह सकते हैं पर्सनल लॉ के बारे में? तो पर्सनल लॉ मुख्यतः धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक विशेष सिविल कानून होते हैं जो मुख्यतः 4 भाग में विभाजित होते हैं। फिर से देखिए पर्सनल लॉ क्या है? तो पर्सनल लॉ धार्मिक स्वतंत्रता को, जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता जो हमारा आर्टिकल 25 कहता है, इस आर्टिकल 25 को बनाए रखने के लिए एक विशेष नागरिक कानून होता है जो मुख्यतः 4 भागों में विभाजित होता है। पहला देखिए अडॉप्शन अर्थात गोद लेना, दूसरा मैरिज विवाह करना, तीसरा डाइवोर्स की बात कर सकते हैं तलाक लेना, और चौथा हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस, या इसी को हम लोग कह सकते हैं सक्सेशन अर्थात संपत्ति का अधिकार। तो पर्सनल लॉ क्या है दोस्तों? पर्सनल लॉ का डेफिनेशन क्या है? तो पर्सनल लॉ धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक विशेष सिविल कानून होता है जो मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है। पहला अडॉप्शन गोद लेने का अधिकार, मैरिज विवाह करने का अधिकार, तीसरा तलाक लेने का अधिकार, और चौथा इनहेरिटेंस मतलब संपत्ति का उत्तराधिकार, कि हम अपनी संपत्ति को किसे देंगे, पुत्र पुत्री किसे देंगे। तो हम लोग इन सभी पहलुओं पर अगर हम देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि एडॉप्शंस को लेकर के आप बात कीजिए, मैरिज को लेकर के बात कीजिए, डिवोर्स को लेकर के बात कीजिए, इनहेरिटेंस या सक्सेशन की बात कीजिए, तो सभी धर्म के अलग अलग कानून हैं। हिंदू कोड बिल कुछ अलग कहता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ अलग कहता है, ईसाई धर्म का कानून कुछ अलग कहता है, बौद्ध जैन पारसी धर्म का कानून कुछ अलग कहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन सभी धर्मों के इन सभी मुद्दों पर एक कानून नहीं है, अर्थात इन सभी धर्मों के इन सभी मुद्दे जो है एडॉप्शन, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस या सक्सेशन, इन सभी धर्म के अलग अलग कानून हैं। मुस्लिम में गोद लेने का अधिकार, जैसा कि हम बात करेंगे शाहबानो केस में, शबनम हाशमी केस में, इन केस में हम यह देखने की कोशिश करेंगे
किस तरीके से एडॉप्शंस को लेकर के मुस्लिम समाज में अलग कानून है, ईसाई समाज में अलग कानून है, सिख धर्म में अलग कानून है और मुस्लिम धर्म में अलग कानून है। मैरिज को लेकर के अलग कानून है, तलाक को लेकर के अलग कानून है। आप हिंदू धर्म में ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते थे, लेकिन इस्लाम धर्म में ट्रिपल तलाक क्यों प्रचलन में आया? क्यों सुप्रीम कोर्ट डिवोर्स जो ट्रिपल तलाक है उसे संज्ञान में लिया? महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार हैं, जो इस्लामिक महिलाएं थी उन पे जो ट्रिपल तलाक के कारण जो उन पे अत्याचार किया जा रहा था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों संज्ञान में लिया? क्यों इस पर्सनल लॉ के मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप किया? तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट इस पर्सनल लॉ के बारे में इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है, इस धार्मिक स्वतंत्रता को बनाने के लिए विशेष जो सिविल कानून है जिसके 4 भाग हैं, जिसमें अडॉप्शन, मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस, ये सभी धर्म के लिए अलग अलग है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या किया है भाई, इस पे हस्तक्षेप किया है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग इसका बैकग्राउंड जो है अर्थात इंट्रोडक्शन के फॉर्म में BS चौहान या ऋतुराज अवस्थी को कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यूनिफॉर्मिटी बिटवीन रिलीजन को अपनाएं या फिर स्त्री पुरुष के बीच में समरूपता को अपनाएं, यूनिफॉर्मिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन को साथ में लेकर चलने की बात करें। साथ ही साथ यूसीसी का प्रस्तावना क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा भारत हेटेरोजीनियस सोसाइटी है, विजातीय समाज है, जिसके 4 गुण हैं। इन चारों गुण पर आप बात कर सकते हैं और आप लोग कह सकते हैं कि ये चारों गुण के कारण जो 4 क्वालिटी हैं, जो 4 विजातीय समाज के क्वालिटी हैं, इस क्वालिटी के कारण जो हमारा संविधान सभा था, उस संविधान सभा ने यूसीसी को नहीं अपनाया और पर्सनल लॉ को अपनाया। और पर्सनल लॉ क्या है, तो पर्सनल लॉ किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विशेष सिविल कानून होता है जो मुख्यतः 4 भागों में विभाजित होता है। अडॉप्शन अर्थात गोद लेने का अधिकार, मैरिज अर्थात विवाह करने का अधिकार, डिवोर्स तलाक लेने का अधिकार, इनहेरिटेंस या फिर सक्सेशन कह सकते हैं अर्थात संपत्ति का उत्तराधिकार। वर्तमान समाज में आप देख सकते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को क्या उनके माता पिता अपने संपत्ति में कुछ परसेंटेज देते हैं क्या, कुछ हिस्सेदारी देते हैं क्या? अगर आप इस सोसाइटी के बारे में बात करेंगे तो आपको लगभग 10%, शायद मैं ज्यादा ही कह रहा हूं, लगभग 10% ही ऐसे परिवार हैं जो अपनी पुत्री को अपने संपत्ति में उनको अधिकार देते हैं। लगभग 10%, शायद मैं ज्यादा ही कह रहा हूं, लगभग 10% ही ऐसे लोग हैं जो अपनी पुत्री को अपने संपत्ति में हकदार घोषित करते हैं, अपने संपत्ति में उनको हिस्सेदारी देते हैं। अमूमन 90% अपने बेटे को ही क्या करते हैं भाई, तो उसको संपत्ति देते हैं। हालांकि मैं बेटा हूँ और मैं अपने पिताजी से भी बात करूंगा कि भाई मेरी बहन को भी क्या करें आप, तो इनहेरिटेंस या सक्सेशन के तहत मेरी दीदी को भी, जो मेरी बड़ी बहन है, उनको भी भाई अपनी संपत्ति दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो मैं दीदी को बोलूंगा कि भाई तुम पापा से लड़ जाओ और उनसे इनहेरिटेंस के तहत, सक्सेशन के तहत तुम संपत्ति मांगो। भाई हमारी महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। तो दोस्तों मैं बैकग्राउंड को लेकर के, पर्सनल लॉ को लेकर के मैं बात कर चुका हूं, तो आप लोग बैकग्राउंड के फॉर्म पे इन सभी टर्म्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। मैं ज़्यादा रिकॉल नहीं करूंगा वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि मैं फिर से रिकॉल करूं, अदरवाइज आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूं। आप लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ ईसीसी। समान नागरिक संहिता के पक्ष में हम लोग क्या तर्क दे सकते हैं? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब कहे कि भविष्य में इसे लागू करना चाहिए, इन फ्यूचर यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम लोग लागू करते हैं तो क्या आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है, क्यों समान नागरिक संहिता को लाने की बात कर रही है? क्या हमारे इन सभी समुदाय के बीच में वो समरूपता की बात नहीं है, वो बराबर नहीं चल पा रहे हैं, इसीलिए मोदी गवर्नमेंट समान नागरिक संहिता को लाने की बात कर रही है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर चुके थे कि हम लोग भाई बैकग्राउंड में देखेंगे, हम लोग बैकग्राउंड देख चुके हैं। संविधान सभा में इसकी क्या राय बनी है, तो संविधान सभा में कहा गया कि भाई प्रेजेंट में लागू मत कीजिए, क्योंकि हमारा भारत कई सारी कठिनाइयों से गुजर रहा है। यहाँ पे लोग लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, भारत को कई तरीके से बांट करके गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, इन सभी तरीकों से बांट करके गया। इसलिए वर्तमान परिस्थिति के अनुसार भारत में यूसीसी को लागू नहीं करना चाहिए, लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार इसे फ्यूचर में लागू करना चाहिए।
तो संविधान सभा की क्या राय बनी है उसे हम लोग देख चुके हैं। हिंदू कोड बिल क्या है इस पे हम लोग बात करते हैं, लेकिन इसके पक्ष में क्या तर्क है उस पर बात करते हुए ही हम लोग हिंदू कोड बिल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता के पक्ष में क्या तर्क होने चाहिए, उसको लेकर के हम लोग देखते हैं। तो इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दे सकते हैं साथियों, अभी मैं सिर्फ पक्ष में तर्क दूंगा, विपक्ष में नहीं, मीन्स इसके फेवर में बात करूंगा। इसे क्यों लागू करना चाहिए, इसे क्यों लागू नहीं करना चाहिए, इसे हम आगे देखेंगे, लेकिन प्रेजेंट में अभी फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि इसे क्यों लागू करना चाहिए, सरकार को इसे क्यों लाना चाहिए, भारतीय समाज में ऐसी क्या क्या परिस्थितियां हैं, भारतीय समाज में ऐसी क्या क्या कमियां हैं कि यूसीसी को लागू करना चाहिए। प्लीज आप लोग मुझे अन्यथा मत लीजिएगा, मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मैं एज ए स्टूडेंट या फिर कह सकते हैं कि मैं आप लोगों को एज ए फ्रेंड बता रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अपने दोस्त को, आप अपने फ्रेंड को अन्यथा मत लीजिएगा कि ये किसी गवर्नमेंट के फेवर में बात कर रहा है या फिर किसी गवर्नमेंट के विपक्ष में बात कर रहा है। मैं एज ए फैक्ट बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं जहां तक जानता हूं कि चाय पीकर किसी टपरी पे यूसीसी को लेकर के बातें करना बहुत आसान है, लेकिन फैक्चुअल बातें करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है। जैसा कि मैं इन सभी टर्म्स को आप लोगों के बीच में कई सारे केस को रखने की कोशिश करूंगा, और इन सभी केस के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब यूसीसी को लागू क्यों करना चाहिए, हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, हमारे भारतीय समाज में समान नागरिक संहिता को क्यों लागू करना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे अन्यथा मत लीजिएगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा मैच्योर हो गए हैं, आप लोग यूपीएससी की तैयारी अमूमन ग्रेजुएशन में आने के बाद करते हैं, इसलिए कुछ टॉपिक जैसे एडल्ट्री का मामला है, इन सारे टॉपिक्स जो थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा मैच्योर होने के बाद लोग सीरियस लेते हैं, अन्यथा वो ले लेते हैं। इसलिए मैं इन सारे टॉपिक्स को आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करूंगा, प्लीज़ आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे एडल्ट्री का मामला जो हमारा आईपीसी सेक्शन हमारा कहता है 497 एडल्ट्री का मामला, जो यह कहता है कि कोई शादीशुदा पुरुष या महिला किसी और के साथ नहीं सो सकते, किसी और के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। इन सारे टॉपिक्स को आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग प्लीज़ अन्यथा मत लीजिएगा। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आप मैच्योर हो या ना हो, शायद आपकी एज ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन प्लीज़ आप लोग फैक्चुअल बात पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा सीरियसली समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता के पक्ष में हम लोग क्या तर्क दे सकते हैं, तो पहला विषय इस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, तो आइए दोस्तों समझते हैं इसके फेवर में हम लोग क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है दोस्तों, पहला विषय यह लिख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इस संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29, जहां हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी, और आर्टिकल 29 क्या कहता है, सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार, राइट टू कल्चरल ऑटोनॉमी। राइट टू कल्चरल ऑटोनॉमी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 के तहत जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो फ्रीडम ऑफ कल्चरल ऑटोनॉमी है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है और सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार है, जो हमारा संविधान हमें प्रदान करता है, अगर इन अधिकारों का सार्वजनिक नैतिकता अर्थात पब्लिक मोरालिटी अगर हम लोग भंग करते हैं, अर्थात इस कानून को हम लोग तोड़ते हैं, देन हमारा आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, उसे निरस्त कर सकता है। उदाहरण के तौर पे समझिए, सबरीमाला विवाद। सबरीमाला विवाद, ये सबरीमाला विवाद क्या है, तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो हमारा सबरीमाला विवाद है, वह एक भगवान थे अयप्पा, उनका एक मंदिर था अयप्पा मंदिर, और यह ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति के भगवान थे। यह जिस तरीके से हम लोग अपने इलाके में, अर्थात
कह सकते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सभी एरिया में जिस तरीके से हम लोग अपने ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति के देवता हनुमान को पूजन करते हैं, हनुमान का पूजा करते हैं, उसी तरीके से साउथ इंडिया में एक भगवान थे अयप्पा, और इन्हीं का एक मंदिर था जिसका नाम था अयप्पा मंदिर। ये किस तरीके के भगवान है भाई? तो ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति के भगवान हैं, अर्थात ये हनुमान की भांति। अगर हम लोग अपनी संस्कृति को समझना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, भगवान हनुमान के उपासक हैं, उसी तरीके से साउथ इंडिया में अयप्पा मंदिर जो है वह हनुमान की भांति है, अर्थात वह ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति के देवता हैं। इसीलिए वहां के जो मंदिर है अयप्पा मंदिर, उसके गर्भगृह में महिलाओं के जाने की अनुमति नहीं थी, अर्थात 14 से 50 वर्ष की महिलाओं के मंदिर के गर्भगृह में जाने का प्रवेश नहीं था। और इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां की महिलाओं के साथ हम लोग समरूपता की भावना को आगे लेकर के नहीं बढ़ रहे थे। फिर से समझिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी की बात करता है, सांस्कृतिक स्वायत्तता के अधिकार की बात करता है। अगर पब्लिक मोरालिटी के तहत, सार्वजनिक नैतिकता के तहत अगर इसे हम लोग भंग करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 को कैंसिल कर देगा, अर्थात उसे निरस्त कर देगा। अगर इसे हम लोग भंग करेंगे तो उदाहरण के तौर पे सबरीमाला विवाद, और ये सबरीमाला विवाद क्या है? तो वहां पे एक भगवान है अयप्पा, जिनका एक मंदिर है अयप्पा मंदिर। और ये कैसे भगवान है? तो ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति के भगवान है, अर्थात भगवान श्री हनुमान के भांति हैं। और ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति के रहने के कारण इस मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं दिया गया, अर्थात 14 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में जाने का अधिकार नहीं था। परिणामतः वहां की महिलाओं ने कोर्ट में जाकर के बातें की कि भाई साहब, हमको मंदिर के गर्भगृह में जाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, अर्थात हमारे आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का उल्लंघन हो रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता के आजादी का हनन किया जा रहा है, सांस्कृतिक स्वायत्तता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और सबरीमाला विवाद को सुलझाने की कोशिश की और अयप्पा मंदिर में वर्तमान समय में महिलाओं को गर्भगृह में जाने का आदेश दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ हम लोग समरूपता स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पुरुष और महिलाओं के बीच में हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। भारत जिस तरीके से पुरुष प्रधान देश है, जहां पे महिलाओं को हम लोग समरूपता में लाने की कोशिश नहीं करते, महिलाओं को हीन भावना से देखते, महिलाओं को थोड़ा नीचे रखने की कोशिश करते, वैसे समाज में यूसीसी को लाना जरूरी है, अर्थात जेंडर जस्टिस की बात करना जरूरी है, लैंगिक न्याय की बात करना जरूरी है। इसीलिए यूसीसी का आना जरूरी है। तो यूसीसी के पक्ष में हम लोग क्या तर्क लिख सकते हैं? पहला पॉइंट हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार, देख लीजिए आप लोग फिर से, भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी की बात करता है, सांस्कृतिक स्वायत्तता की आजादी की बात करता है। लेकिन अगर हम लोग पब्लिक मोरालिटी, सार्वजनिक नैतिकता को अगर हम लोग भंग करते हैं तो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? निरस्त करेगा। उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं सबरीमाला विवाद, बस इतना ही लिख दीजिएगा, सबरीमाला विवाद। और बस ये जानिए कि सबरीमाला विवाद क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपने माइंड में इसको ध्यान में रखिएगा कि सबरीमाला विवाद क्या है। तो भाई वहां पे एक अयप्पा मंदिर थे, और अयप्पा मंदिर किस तरीके के भगवान है? तो ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति के भगवान है, अर्थात श्री हनुमान के भांति वह कार्य करते हैं। जैसे श्री हनुमान जो है, हमारे हनुमान जी हैं, वह ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति के भगवान है। उसी तरीके से साउथ इंडिया में अयप्पा मंदिर है, और अयप्पा मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं था। इसलिए वहां की महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बात की, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वहां की महिलाओं को गर्भगृह में जाने का अधिकार दिया जाता है। और इसीलिए इस तरीके की भावना उत्पन्न न हो, पब्लिक मोरालिटी भंग ना हो, इसीलिए हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूसीसी का आना जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना जरूरी है, समान नागरिक संहिता का आना जरूरी है। तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट में अर्थात पक्ष में पहला तर्क यह लिख सकते हैं और सबरीमाला विवाद को कोट कर सकते हैं। दूसरा विषय दोस्तों जो हम लोग पक्ष में ही बात कर रहे हैं
हम लोग बात कर सकते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 जो आईपीसी की धारा 497 है उसको लेकर के बात करते हैं, अर्थात जारक्रम एडल्ट्री को लेकर के बात करते हैं। आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड की जो धारा है 497, यह क्या कहता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके तहत किसी भी पुरुष को किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी से पति के इजाजत के बिना संबंध बनाने की इजाजत नहीं है। अर्थात अगर ए कोई हस्बैंड है और बी कोई वाइफ है ना, तो ए अपने बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित कर सकता है क्योंकि वह इसकी पत्नी है। लेकिन अगर वह सी, अगर कोई महिला है और वह सी जो महिला है वह अपने पति के इजाजत के बगैर ए के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकती। अगर वह शारीरिक संबंध स्थापित करती है तो उस पर आईपीसी की धारा 497 लागू हो जाएगा, अर्थात एडल्ट्री का मामला उस पर लागू हो जाएगा और उसे अपने पति या फिर पत्नी को डिवोर्स दे सकता है। हम किसी भी जेंडर को, आप लोग फिर से अन्यथा मत लीजिएगा, मैं फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, प्लीज़ आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। अगर कोई भी महिला या फिर पुरुष अपने पति या पत्नी की इजाज़त के बगैर किसी अन्य पर्सन के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो उसे एडल्ट्री का सामना करना पड़ेगा, अर्थात आईपीसी की धारा 497 उस पर लागू हो जाएगा। फिर से समझिए, आईपीसी की धारा 497 क्या कहता है, तो इसके तहत कोई भी पुरुष या महिला किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी या फिर पति के साथ उसके इजाजत के बगैर नहीं सो सकता, उसके इजाजत के बगैर शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता। हालांकि पति या पत्नी के संबंध बनाए जाने पर अगर किसी भी पति अपने पत्नी के इजाजत से किसी और के साथ संबंध स्थापित करता है या फिर कोई पत्नी अपने पति के इजाजत के बाद किसी और पति के साथ, किसी और मेल के साथ संबंध स्थापित करता है तो वह अपराध नहीं होगा। इन द सेंस हम कह सकते हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह अपनी पत्नी के मर्जी के साथ किसी और के साथ संबंध स्थापित करेगा तो वह अपराध नहीं होगा। लेकिन वह अगर पति अपने पत्नी के इजाजत के बगैर किसी और के साथ संबंध स्थापित करता है तो उस पर एडल्ट्री का मामला लागू हो जाएगा, एडल्ट्री का मुद्दा लागू हो जाएगा और उसे आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड की धारा 497 से गुजरना पड़ेगा। लेकिन भारत में एक एक्सेप्शन है, जो भारत में अपवाद है, उसे ध्यान में रख करके हम लोग बात करते हैं। तो भारत की जो ईसाई महिलाएं हैं, जो क्रिश्चियन वुमेन हैं, अगर वह एडल्ट्री सिद्ध हो जाती हैं तो वह डिवोर्स प्राप्त नहीं कर सकती। भारत की महिलाओं के साथ, फिर से समझिए, भारत की जो ईसाई महिलाएं हैं अगर वह एडल्ट्री सिद्ध हो जाती हैं तो वह डिवोर्स प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन जो ईसाई पुरुष हैं वह अगर एडल्ट्री सिद्ध हो जाते हैं तो वह अपनी पत्नी से डिवोर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या भारतीय सोसाइटी में, भारतीय समाज में इन महिलाओं के साथ, जो हमारे ईसाई महिला हैं, उन महिलाओं के साथ भेदभाव करना सही है? अगर उनके पति किसी और के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं और ईसाई महिला को यह पता चल जाता है कि भाई हमारा पति किसी और के साथ सो रहा है, शारीरिक संबंध स्थापित कर रहा है, फिर भी वह डिवोर्स प्राप्त नहीं कर सकती, उससे डिवोर्स नहीं ले सकती, लेकिन वही ईसाई पुरुष उससे डिवोर्स ले सकता है, तो क्या महिला और पुरुष के बीच में यह भेदभाव हमारे जेंडर जस्टिस को डिफाइन करता है क्या? लैंगिक समरूपता को, लैंगिक समानता को डिफाइन करता है क्या? तो हम कह सकते हैं कि यह जेंडर जस्टिस को डिफाइन नहीं करता, यह जेंडर जस्टिस लैंगिक समानता के विरुद्ध है। इसलिए हमारी सोसाइटी में यूसीसी का आना जरूरी है। तो पहला परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्या देख सकते हैं, तो हम लोग सबरीमाला विवाद को कोट कर सकते हैं, दूसरा आईपीसी की धारा 497 को कोट कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सेप्शन में हम लोग उदाहरण के तौर पे ईसाई महिला को कोट कर सकते हैं, ईसाई महिलाओं के बारे में लिख सकते हैं। तो आप लोग पक्ष में इन दोनों टर्म्स को जरूर लिखें, सबरीमाला विवाद क्या है और आईपीसी की धारा 497 क्या है, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसी पक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं, पक्ष में हम लोग तर्क दे रहे हैं और अगला विषय समझते हैं दोस्तों जैसा कि लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, आप लोग चाय कॉफ़ी पी करके ही आप लोग बैठें, क्योंकि ये क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है, क्योंकि यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय है
जिस पे हम हवाई में बात नहीं कर सकते। इस पे हम लोगों को फैक्चुअल बातें करना जरूरी है। इसलिए आप लोग थोड़ा चाय कॉफी पी करके थोड़ा ब्रेक लेकर के इस क्लास को जरूर करें। थोड़ा ब्रेक जरूर लें, 1 घंटे का क्लास करें, थोड़ा ब्रेक लें 5-10 मिनट का, फिर से क्लास करने के लिए बैठें। दोस्तों हम लोग पक्ष में जहां तक बात कर रहे हैं, पहला हम लोग शबरीमाला विवाद देखें, जिसपे हम लोग अयप्पा मंदिर की बात किए। जहां पे अयप्पा मंदिर क्या है, तो ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति के भगवान हैं और वहां के मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के जाने की अनुमति नहीं थी और 14 से 50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में जाने का अनुमति नहीं दिया। इसीलिए महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां की महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। दूसरा विवाद क्या था भाई, तो आईपीसी की धारा 497 जो एडल्ट्री के बारे में बात करता है। इस एडल्ट्री के बारे में क्या हम लोग समझे, तो किसी और पति या पत्नी, कोई भी पति या पत्नी किसी और के पति या पत्नी के साथ नहीं सो सकता। आम बोलचाल की भाषा में यही समझ सकते हैं। आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से समझिए, किसी और के पति या पत्नी किसी और के पति या पत्नी के साथ नहीं सो सकते, अदरवाइज उन पे एडल्ट्री का मामला लग जाएगा। आईपीसी के सेक्शन 497 उन पे चल जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, नेक्स्ट विषय क्या है, इसी पक्ष में तक को समझते हैं। एक केस आया था शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शबनम हाशमी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत संघ और शबनम हाशमी केस, एक विवाद उत्पन्न हुआ और यह विवाद क्या था उसे थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि हम केस में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, इस केस के सारे टर्म्स को मैं आप लोगों को कोट कर चुका हूं, साथ ही साथ हाईलाइट कर चुका हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं बस इसका थीम बताता हूं, इसका थीम क्या है। शबनम हाशमी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो 1981 में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 1981 में व्यस्त साक्षरता अभियान को शुरू किया। इन्होंने एक लड़की को गोद लिया था, लेकिन जिस लड़की को उन्होंने गोद लिया उसके वो माता पिता नहीं कहलाए, बल्कि उसके बजाय वो क्या कहला रहे थे, अभिभावक के रूप में जाने जा रहे थे। अर्थात जब वो किसी एक ए पर्सन जो है, वो एक अगर सपोज एक लड़की है, अगर इसको इन्होंने गोद लिया तो वह इस ए पर्सन के माँ बाप कहलाने की बजाय अभिभावक अर्थात गार्जियन कहला रहे थे। उनको माँ बाप कहने का हक नहीं दिया गया, क्योंकि इस्लामिक कानून में देखिएगा, यहाँ पे इस्लामिक कानून में माता पिता कहलाने के लिए बच्चे और माता पिता के बीच जैविक संबंध होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी इस्लामिक महिला किसी बच्चे को गोद लेगी तो वह गार्जियन नहीं कहलाएगी, वह माँ बाप नहीं कहलाएगी बल्कि गार्जियन कहलाएगी, क्योंकि इस्लामिक कानून ऐसा कहता है कि अगर आपको माता पिता कहलाने का हक तभी मिलेगा जब आप अपने पति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करेंगे और उससे बच्चे उत्पन्न होंगे, बच्चे पैदा होंगे, और जो बच्चे पैदा होंगे वही आपको माँ बाप कहेंगे। अदरवाइज अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, किसी को गोद लेते हैं, तो आपको माँ बाप कहलाने का हक नहीं मिलेगा, आपको गार्जियन अर्थात अभिभावक कहलाने का हक मिलेगा, क्योंकि इस्लामिक कानून में उसे बच्चे को गोद लेने की अनुमति नहीं है। हिंदू समाज के लिए यह वैध है दोस्तों, जहां कि आप लोग ये देख सकते हैं, मैं जहां पे आप लोगों को ये मार्क कर रहा हूं। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन जो हमारे मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उन्हें अगर वो कोई बच्चे को गोद लेते हैं तो उन्हें अभिभावक अर्थात गार्जियन कहलाने का हक होगा, माता पिता कहलाने का हक नहीं होगा। तो शबनम हाशमी केस क्या है, तो इन्होंने एक लड़की को गोद लिया। जब इस लड़की को गोद लिया तो उन्हें माता पिता कहलाने का अर्थात उनको पेरेंट्स कहलाने का हक नहीं मिला, बल्कि पेरेंट्स की बजाय उनको गार्जियन कहलाने का हक, मतलब गार्जियन कहने का हक पूरी सोसाइटी को दिया गया, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस्लामिक कानून में यही प्रावधान है। इसलिए यह शबनम हाशमी जो है वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और कहते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 44 है, जिसमें हम लोग 4 प्रावधान की बात करते हैं, क्या क्या, विवाह करने का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, तलाक का अधिकार और उत्तराधिकार का अधिकार। विवाह, तलाक, गोद लेने का अधिकार और उत्तराधिकार का अधिकार। तो जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि गोद लेने के अधिकार जो आर्टिकल 44 में है, जिस पे हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है, तो स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर, अर्थात राज्य यह प्रयास करेगा कि वह इस चीज को लोगों को दे, इस डीपीएसपी को लोगों के बीच में लागू करे। इसीलिए शबनम हाशमी केस जो है यूनियन ऑफ
इंडिया के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ उसके बीच में शबनम हाशमी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं नहीं भाई, जिस लड़की को आप अडॉप्ट किए हैं, जिस लड़की को आप गोद लिए हैं, उसको आप अपने साथ रख रहे हैं, उसके लालन पालन पोषण सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको माता पिता कहलाने का हक दिया जाना चाहिए। अगर आपका जो इस्लामिक कानून है, जहां पे हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो इस्लामिक कानून है, इस इस्लामिक कानून में बच्चे को गोद लेने की अनुमति नहीं है, तो वैसा धर्म, वैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप लात मारेंगे, क्योंकि आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, आप इथिकल मोरालिटी लीगल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी अनाथ बच्चे को अगर आप जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको माता पिता कहलाने का हक मिलना चाहिए। और यही सुप्रीम कोर्ट ने शबनम हाशमी केस में इनको माता पिता कहलाने का हक दिया। तो इस तरीके से ना जाने कितनी भारत में ऐसी महिलाएं होंगी, कितनी ऐसी मुस्लिम महिलाएं होंगी जिन्हें माता पिता कहलाने का हक नहीं दिया जा रहा होगा, कितनी ऐसी सिख महिलाएं होंगी, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसी महिलाएं जो किसी को गोद लेती हैं, फिर भी उनको माता पिता कहलाने की बजाय अगर गार्जियन कहने की अनुमति उनका धर्म देता है, तो ऐसा धर्म को आप लात मारिए और आप इथिकल, मोरल, लीगल, रेशनल वैल्यू पे वर्क कीजिए। और आपके साथ आपका सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 क्लॉज 2 के अनुसार जहां गोद लेने उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक बच्चे को निसंतान दंपति द्वारा अपने जैविक माता पिता या अनाथालयों से गोद लिया जाता है। और वे आगे की लाइन में बता रहा हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट एक लाइन में यही कहा कि भाई साहब, अगर आप किसी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी धर्मों में से आप किसी धर्म से हो, अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं, तो आपको उसके माता पिता कहलाने का हक होना चाहिए, ना कि अभिभावक कहलाने का हक। तो भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको इन सभी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, इन सभी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, इसलिए भारत में यूसीसी का आना जरूरी है। तो हम लोग पक्ष में तर्क क्या देखें? सबरीमाला विवाद, दूसरा आईपीसी की धारा 497 एडल्ट्री का मामला, तीसरा क्या है भाई, तो शबनम हाशमी केस वर्सेस भारतीय संघ का मामला। आप लोग केस के, ये जो केस है, इस केस के ज़्यादा डीपली में नहीं जाइएगा, आप लोग को बस 250 वर्ड में इस क्वेश्चन को लिखने का मौका मिलेगा। अगर हम लोगों को 500,000 वर्ड में लिखने का मौका मिले, तो मैं दावा करता हूं कि आज की क्लास के बाद आप लोग 5000 वर्ड में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। लेकिन 250 वर्ड में हम लोगों को लिमिट है, और इस लिमिटेशंस के अनुसार ही हम लोगों को वर्क करना है, हम लोगों को आंसर राइटिंग करना है, और साथ ही साथ हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है। इसलिए बस आप लोग इतना ही लिखिएगा, शबनम हाशमी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में गोद लेने का परमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि मुस्लिम बोर्ड में ऐसी अनुमति नहीं है। परिणामतः सुप्रीम कोर्ट ने शबनम हाशमी के पक्ष में फैसला दिया। और साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि यद्यपि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 का भी होना जरूरी है, सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार भी होना जरूरी है, लेकिन पर्सनल लॉ के नाम पर जो धार्मिक अनैतिकता को बढ़ावा मिल रहा है, इस बढ़ावा को दूर करने के लिए यूसीसी का होना जरूरी। तो यूसीसी के पक्ष में हम लोग पहला तर्क सबरीमाला विवाद दे सकते हैं, दूसरा आईपीसी की धारा 497 दे सकते हैं, और तीसरा शबनम हाशमी केस दे सकते हैं। और इसी शबनम हाशमी केस में इस स्टेटमेंट को आप लोग जरूर लिखिए कि यद्यपि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और कोट कर दीजिएगा आर्टिकल 25, और सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार आर्टिकल 29 का अधिकार है, लेकिन पर्सनल लॉ के नाम पर जो धार्मिक अनैतिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस धार्मिक अनैतिकता को दूर करने के लिए यूसीसी का होना जरूरी है। अतः भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय समाज में यूसीसी को लाना जरूरी है। एक और विषय दोस्तों, उसे भी हम लोग समझते हैं, मिनर्वा मिल्स केस। इस मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 में आया, इसमें क्या कहा गया कि जो हमारा मिनर्वा मिल्स केस भारतीय राज्य कर्नाटक में एक कपड़ा फैक्ट्री थी जो बड़े पैमाने पर रेशम के कपड़ों का उत्पादन करती थी और उन्हें सामान्य आबादी को बेचती थी। केंद्र सरकार को ऐसा संदेह हुआ कि यह जो फैक्ट्री है वह एक बीमार उद्योग को लेबल को लगाने की आवश्यकता को पूरा करता है। परिणामतः केंद्र सरकार ने मिनर्वा मिल्स के संचालन पर
एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1970 में विकास और विनियम अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत, फिर से ध्यान में रखिएगा, 1970 में उद्योग अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत एक समिति का गठन किया और 1971 को केंद्र सरकार ने समिति की सिफारिशों के आधार पर नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर से ध्यान में रखिए, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिनर्वा मिल्स का संचालन संभालने का अधिकार दिया। मतलब इसका थीम समझिए, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मिनर्वा मिल्स केस है, इस समय भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय समाज में भारत की सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थी और यह इंदिरा गांधी ने एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1970 में उद्योग अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत एक समिति का गठन किया और 19 अक्टूबर 1971 को यह जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी प्राइवेट कंपनी है, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने 1951 के अधिनियम के तहत ये जो मिनर्वा मिल्स का संचालन था उसको संभालने का अधिकार किसको दे दिया? तो नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी अगर कुछ इस मिल्स में कुछ कमियां रही होंगी उसको नियंत्रण करने के लिए, या फिर अगर कोई कमियां नहीं भी रही होंगी फिर भी इसको नियंत्रण करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में नेशनल टेक्सटाइल कंपनी को मिनर्वा मिल्स को संभालने का अधिकार दे दिया। अर्थात मिनर्वा मिल्स को संभालने की जो ये पूरी परिघटना है उसे संभालने का अधिकार किसे दे दिया? तो नेशनल टेक्सटाइल कंपनी को। परिणामतः वहां के जो कर्नाटक के फैक्ट्री थे, वहां के मिल्स के मालिक और साथ ही साथ मजदूरों के साथ जो अन्याय होने लगा, उस अन्याय को न्याय की तरफ मोड़ने के लिए मिनर्वा मिल्स केस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और हम लोग देख सकते हैं कि यही केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई। और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरीके से महिला, पुरुष, बच्चे जो वहां पे मिल्स में काम कर रहे हैं उनके साथ जो समरूपता की भावना को नहीं देखा जा रहा है, उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के दो चट्टान हैं, संविधान के दो चट्टान हैं, पहला फंडामेंटल राइट और दूसरा डीपीएसपी, जहां के आर्टिकल 44 में किसका वर्णन है? यूसीसी का वर्णन है। इस मिनर्वा मिल्स केस में मैं फिर से कहता हूं कि केस को ज़्यादा डीपली में मत जाइए, बस केस को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह केस क्या है भाई। तो कर्नाटक का एक फैक्ट्री मिल था, इस फैक्ट्री मिल में वहाँ के महिला मजदूर पुरुष मजदूर के साथ अनैतिकता अर्थात उनके साथ समरूपता की भावना नहीं देखी जा रही थी। वहाँ पे इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा अत्याचार की भावना के साथ इंदिरा गांधी सरकार आगे बढ़ रही थी। परिणामतः मिनर्वा मिल्स केस जो है वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि संविधान की दो चट्टान है भाई साहब, एक फंडामेंटल राइट और एक डीपीएसपी, अर्थात मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 में जहां धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और जहां हम सांस्कृतिक स्वायत्तता की अधिकार की बात करते हैं, वहीं डीपीएसपी के तहत हम लोग अभिशासन को प्रमुख लक्ष्य की तभी प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात जो गुड गवर्नेंस है उसके लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आर्टिकल 44 को हम लागू करेंगे, जब आर्टिकल 44 को लागू करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में कहा मिनर्वा मिल्स केस में कि संविधान की दो चट्टान हैं और इन दो चट्टान में पहला फंडामेंटल राइट, दूसरा डीपीएसपी, और इन दोनों को जो लक्ष्य है, इन दोनों का जो लक्ष्य है, ये दोनों के जो लक्ष्य हैं तभी प्राप्त कर सकते हैं जब गुड गवर्नेंस होगा, अर्थात हमारी जो शासन प्रणाली होगी वो बेहतर होगी, तभी हम इसके लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। और ये लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आर्टिकल 44 अर्थात पुरुष और स्त्री के बीच में समरूपता की भावना, जेंडर जस्टिस की भावना, लैंगिक समानता की भावना को आगे लेकर के बढ़ेंगे, तभी इस चीज को आगे हम लोग लेकर जा सकते हैं। और इसी केस में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात किए, मूल ढांचे की बात किए, अर्थात मूल संरचना की बात किए। इस केस को ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहें तो आप लोगों को मैं पूरा फॉर्मेट दे चुका हूं, हालांकि इसका ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस हम लोग केस का नाम याद रखें और ज़्यादा संभव हो तो बस डेट याद रखें।
किस ईस्वी में हुआ। तो मिनर्वा मिल्स के परिप्रेक्ष्य में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा परिदृश्य है, वर्तमान समाज की जो परिदृश्य है, इसके अनुसार यह आवश्यक है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात आर्टिकल 25 का अधिकार और धार्मिक सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार अर्थात आर्टिकल 29 का अधिकार भी हो। अर्थात ये दोनों के साथ साथ स्त्री और पुरुष के बीच बराबरी के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए, अर्थात जेंडर जस्टिस को सुनिश्चित करना चाहिए। और ये जेंडर जस्टिस कब सुनिश्चित होगा? जब हमारे भारत में यूसीसी को लागू किया जाएगा, समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं सबरीमाला विवाद क्या है, एडल्ट्री का मामला क्या है। तो कोई भी पति किसी भी पत्नी के साथ किसी और के पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता, या कोई भी पत्नी किसी और के पति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो उस पर एडल्ट्री का मामला लागू हो जाएगा। और ज़्यादातर मामला ऐसे देखे गए हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि भारत पुरुष प्रधान देश है। यहाँ के पुरुष ही अपने आप को सर्वेसर्वा मानते हैं। हम अपने घर की भी स्थिति बताते हैं। हमारी माँ का उतना नहीं सुना जाएगा जितना हमारे पिताजी का सुना जाएगा। आपके घर की भी यही स्थिति है, शायद आपके घर की भी यही स्थिति होगी कि आपकी मम्मी का बहुत कम सुना जाएगा, जबकि आपके पिताजी का ज़्यादा सुना जाएगा। अमूमन 99.99% भारत में ऐसे समाज हैं जहां के लोग पुरुष प्रवृत्ति के, पुरुष के सोच के अनुसार आगे बढ़ते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते। हम लोगों को अमर्त्य सेन के विचारधारा पे वर्क करना चाहिए। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? अगर आप लोग थोड़ी फिलॉसफी, थोड़ी साहित्य के बारे में जानकारी रखते होंगे तो अमर्त्य सेन का नाम जरूर सुनते होंगे। अमर्त्य सेन ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी समाज की कोई बुराई है तो महिलाओं को आप शिक्षित करें, महिलाओं को आगे बढ़ाएं। वो एक महिला आगे आने वाले कई जनरेशंस को सुधार सकते हैं, आगे आने वाले कई जनरेशंस के जो प्रॉब्लम है, जो कठिनाइयां हैं, उसको दूर कर सकते हैं। अगर हम लोग अमर्त्य सेन की बातों को लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? हमारी महिलाओं का उत्थान कैसे होगा? हमारी महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगी? क्या हमारी महिलाएं अभी भी पुरुष प्रधान देश के विचारधाराओं में दबी रहेंगी? क्या आप ऐसा एक एजुकेटेड पर्सन होकर के क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्या हमारी महिलाएं अभी भी उसी तरीके से दबी कुचली रहे, सती प्रथा को लेकर के आगे बढ़े, बाल विवाह को लेकर के आगे बढ़े? हम भाई ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं करते। हमारा भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे साथ साथ हम जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की अगर बात नहीं करते तो हमारे प्रजातांत्रिक होने का, हमारे डेमोक्रेटिक होने का, हमारे लोकतांत्रिक होने का क्या फायदा? तो हमारी महिलाओं को अमर्त्य सेन के विचारधारा के अनुसार उनको आगे बढ़ाना चाहिए, हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो आने वाले कई जनरेशंस को सुधार कर सकते हैं। तो आईपीसी के बारे में हम लोग बात किए, हम लोग शबनम हाशमी के केस के बारे में बात किए, हम लोग मिनर्वा मिल्स केस के बारे में बात किए, और साथ ही साथ दोस्तों एक और सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, हिंदू कोड बिल क्या है, जहां पर मैं आप लोगों को बता चुका था, यहां पर मैं बात कर चुका था। हिंदू कोड बिल जो हम पक्ष में बात करेंगे तभी हमारा हिंदू कोड बिल आ जाएगा। हिंदू कोड बिल ही नहीं, मुस्लिम के बारे में, ईसाई धर्म, सभी धर्मों के बारे में आ जाएगा। तो दोस्तों हिंदू कोड बिल क्या है उसे हम लोग समझते हैं। तो जो भी भारत की सोसाइटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी का अलग अलग कानून है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हिंदू समाज में क्या कहता है, तो हिंदू मैरिज एक्ट, विवाह का एक अलग कानून है। हिंदू सक्सेशन एक्ट अर्थात उत्तराधिकार का अलग कानून है। हिंदू एडॉप्शन एक्ट, गोद लेने का एक अलग कानून है। और मुस्लिम समाज में जाइएगा, MPLB मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उनके तहत शरीयत एक्ट 1937, इनका एक अलग ही विचारधारा है भाई साहब। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1989, अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत कोई भी ईसाई महिला जो है वह एडल्ट्री साबित होने पर भी डिवोर्स नहीं ले सकती, लेकिन ईसाई पुरुष डिवोर्स ले सकता है। तो क्या ईसाई धर्म में ये सही चीज़ है क्या? ये तो गलत चीज़ है ना भाई साहब। मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक सही चीज़ था? नहीं, गलत चीज़ है। क्या हिंदू समाज में जो मैरिज एक्ट है, जो सक्सेशन एक्ट है, जो एडॉप्शन एक्ट है, जो मुस्लिम समाज में मैरिज एक्ट है, ये तो गोद लेने के अधिकार को स्वीकार ही नहीं करता मुस्लिम समाज। ईसाई समाज भी गोद लेने के अधिकार को स्वीकार नहीं करता, सिख समाज भी गोद लेने का अधिकार को स्वीकार नहीं करता। तो क्या किसी भी अनाथ को गोद लेने का अधिकार नहीं देना, क्या ये हमारे समाज के समरूपता की बात करता है क्या? अगर ये समरूपता की बात नहीं करता है तो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूसीसी का होना जरूरी है। तो फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं,
मैं ज़्यादा बोर शायद आप लोगों को नहीं कर पा रहा हूँ। अगर बोर भी हो रहे होंगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि अगर वीडियो को आप देख रहे हो तो देखते देखते ही सभी टर्म याद हो जाए। पहला चीज़ हम लोग क्या बात कर चुके हैं, पक्ष में तर्क, सबरीमाला विवाद वाला। दूसरा, आईपीसी की धारा 497 एडल्ट्री का मुद्दा, शबनम हाशमी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। तीसरा, हम लोग बात कर चुके हैं मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। चौथा केस हम लोग बात कर चुके हैं भाई, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सनल लॉ क्या है, हिंदू समाज में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, मुस्लिम समाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शरीयत एक्ट क्या है, इंडियन क्रिश्चियन महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो इन सभी पहलुओं पर हम लोगों को अगर समरूपता लाना है तो भारतीय समाज में यूसीसी का होना जरूरी है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूसीसी अगर नहीं आएगा तो क्या इन महिलाओं के साथ हम लोग समरूपता स्थापित कर पाएंगे? क्या इन महिलाओं को हम जिस भारतीय समाज को पुरुष प्रधान देश की बात करते हैं, उस पुरुष प्रधान देश में हम लोग महिलाओं को कैसे आगे ले पाएंगे? अगर इन महिलाओं को आगे ले जाना है, अगर इन महिलाओं को इन पुरुषों के साथ समान लाने की बात करते हैं, जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, लैंगिक समानता की बात करते हैं, तो यह तभी संभव है जब भारतीय समाज में यूसीसी आएगा, समान नागरिक संहिता आएगा। एक और सब्जेक्ट दोस्त, एक और विषय, इसके पक्ष में ही तर्क को हम लोग देख सकते। जो हमारा सीआरपीसी है, अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इस सीआरपीसी के 125 सेक्शन 125 में कहा गया है मेंटेनेंस अमाउंट के बारे में, अर्थात अनुरक्षण राशि के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केंद्र सरकार की दंड संहिता जो 1973 में संशोधन की गई, इसके धारा 125 में कहा गया है पत्नी, बच्चे, माता पिता के भरण पोषण हेतु आदेश। अर्थात इसके थीम को अगर हम लोग समझते हैं तो इसका थीम यही कहता है कि अगर कोई महिला या फिर कोई बच्चा या फिर उनके माता पिता अगर कोई पत्नी अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है, डिवोर्स ले लेती है, तो उसे मेंटेनेंस अमाउंट लेने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत में सभी महिलाओं को बराबरी से सीआरपीसी 125 का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अगर वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स करती हैं तो उन्हें अनुरक्षण की राशि के लिए, उनके अपने जीवन यापन के लिए, उनको पैसे लेने के लिए, जो उनके हस्बैंड से पैसे मिलने वाले हैं, उन्हीं के पैसों का हक पाने के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय महिलाओं को सीआरपी 125 जो मेंटेनेंस अमाउंट, अनुरक्षण की राशि कहता है, अर्थात जो भी महिला अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेती हैं, तलाक ले लेती हैं, उनको अपने हस्बैंड से वही अनुरक्षण की राशि पर्याप्त समय पे और पर्याप्त तरीके से नहीं मिल पाता है, इसलिए भारत में यूसीसी का होना जरूरी है। तो फिर से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबरीमाला पे बात किए, दूसरा हम लोग शबनम हाशमी केस पे बात किए, तीसरा हम लोग मिनर्वा मिल्स केस के बारे में बात किए, चौथा हम लोग मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सनल लॉ, हिंदू कोड, मुस्लिम कोड और इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के बारे में बात किए, और चौथा सीआरपीसी 125 के बारे में बात की। एक और केस दोस्तों, लगभग 5-6 पॉइंट हम लोग पक्ष के तर्क में लिखेंगे। मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूँ, हम लोग इतना लिखेंगे नहीं, अदरवाइज हम लोग 5000 की जगह 10,000 वर्ड में पहुंच जाएंगे, है ना। इसलिए हम लोग बस केस को याद रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डेट को याद रखेंगे। बस केस को कोट कीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होंगे वो बस केस को ध्यान में रखेंगे, वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई बंदा या फिर बंदी केस को समझ रहा है, अर्थात उसके थीम को समझ रहा है, इसलिए इस केस को कोट किया है। जैसे हम लोग यहाँ पे कोट किए हैं मिनर्वा मिल्स केस को, तो सामने वाला बंदा को ये पता होगा कि इस मिनर्वा मिल्स केस के इस पूरे थीम को उसको पता होगा, है ना। हम लोग बात किए शबनम हाशमी केस के बारे में, तो इस पूरे थीम के बारे में हम लोगों को पता होगा, तब हम लोग बात कर रहे हैं शबनम हाशमी केस के बारे में, है ना। तो दोस्तों पक्ष के तर्क में हम लोग सबसे पहले, मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग सबरीमाला केस के बारे में बात किए, शबनम हाशमी केस के बारे में बात किए हैं, है ना। उसके बाद हम लोग मिनर्वा मिल्स केस के बारे में बात किए, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सनल लॉ के बारे में बात किए, जहाँ पे हम लोग हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के बारे में बात किए, और साथ ही साथ सीआरपीसी 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के बारे में बात की। क्या है भाई, तो ये मेंटेनेंस अमाउंट के बारे में, अनुरक्षण राशि के बारे में बात करता है। इसी सीआरपीसी 125 के उदाहरण के तौर पे एक केस को याद रखिएगा, बस सीआरपीसी 125 और बस केस का नाम याद रखिएगा, शाह बानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान केस।
बस केस का नाम याद रखिएगा, केस के डीपली में मत जाइएगा, हालांकि मैं डीपली में बताने की कोशिश करता हूं, बस आप लोग याद रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सीआरपीसी 125 के उदाहरण के तौर पर लिख देंगे मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो केस। देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर में शाह बानो को उनके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक आपराधिक मुकदमा दायर किया जिसमें उन्होंने अपने पति से गुजारा भत्ता का अधिकार मांगा था और वो जीते भी थे। मतलब गुजारा भत्ता का अधिकार कहने का मतलब क्या है? यही मेंटेनेंस अमाउंट, अनुरक्षण की राशि के बारे में। और इस केस के बारे में आगे समझ सकते हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम राजनेता इस फैसले को रद्द करने के लिए अभियान चलाया। मतलब मुस्लिम जो राजनेता थे, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कुछ नेता थे, वो इसका विरोध किए और कुरान का हवाला दिए कि भाई साहब हमारा कुरान ऐसा नहीं कहता है ना, आप इसको कैंसिल कीजिए वरना हम कोची कोची कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। मुसलमानों के बीच में इसको कई सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। मुसलमान इसको आलोचना किए, लोग इसका विरोध किए और उस समय हमारे भारतीय समाज में देखते हैं तो किसका सरकार है भाई? तो कांग्रेस का सरकार। और कांग्रेस सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ मुस्लिम महिला, मतलब जो तलाक की बात की जा रही थी, जो हम लोग तलाक के बाद मेंटेनेंस अमाउंट की बात कर रहे थे, उस तलाक के बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि अधिनियम 1986 पारित किया। मतलब तलाक पर अधिकार का अधिनियम संरक्षण 1986 पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को कमजोर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि भाई साहब आप इसको मेंटेनेंस अमाउंट दीजिए, उसके फैसले को कमजोर कर रहा है कौन? कांग्रेस सरकार। हालांकि हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विपक्ष में नहीं है भाई साहब, हमको फिर से अन्यथा मत लीजिएगा। ना हम राहुल गांधी के फेवर में हैं और ना हम मोदी जी के फेवर में हैं। हम एज ए स्टूडेंट कहिए या फिर एज ए फ्रेंड आपको अगर हम समझाने की बात कर रहा हूं तो बस मैं आप लोगों को फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया क्या नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो ये फैसला था कि भाई इनको मेंटेनेंस अमाउंट मिलना चाहिए, शाहबानो को, इस शाहबानो केस को कमजोर कर दिया और मुस्लिम तलाक शुदा महिलाओं के लिए पूर्व पतियों से जो गुजारा भत्ता पाने का जो अधिकार था उसको सीमित कर दिया। मतलब कुछ लिमिट कर दिया कि भाई आपको इतना ही मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ और शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से शाहबानो फैसले को बरकरार रखा। हालांकि इतना डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग ध्यान में रखिएगा, पहले इस केस को अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम को ध्यान में रखते हुए इसके कुछ लिमिटेशंस कर दिए, लेकिन फिर से डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ और शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई साहब आप गलत हैं और फिर से शाहबानो केस को बरकरार रखा। अर्थात इस मेंटेनेंस अमाउंट को लेकर के, इस अनुरक्षण की राशि को लेकर के शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इन सारे केस को ध्यान में रखेंगे। फिर से एक बार इसके पक्ष में जो है तर्क हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सबरीमाला केस के बारे में बात किए हैं, उसके बाद आईपीसी की धारा 497 के बारे में बात किए, तीसरा हम लोग बात किए शबनम हाशमी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बात किए, चौथा पॉइंट हम लोग देखे हैं मिनर्वा मिल्स केस के बारे में, है ना। पांचवा हम लोग देखें मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सनल लॉ, हिंदू समाज का क्या है भाई, मुस्लिम समाज का क्या है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्या है। फिर से हम लोग सीआरपीसी 125 को लेकर के बात किए, जहाँ पे मेंटेनेंस अमाउंट, अनुरक्षण की राशि को लेकर के बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में, हम लोग देख चुके हैं बीएस चौहान ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं, प्रस्तावना वाला पॉइंट जो है ये सारे पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं पर्सनल लॉ को बैकग्राउंड के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग देख चुके थे यूसीसी पर संविधान सभा की क्या राय थी। तो भाई उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो लागू नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में लागू कर सकते हैं। पक्ष में तर्क हम लोग देख चुके हैं, साथ ही साथ हिंदू कोड बिल को देख चुके हैं। अब हम लोग विपक्ष में बात करते हैं कि इसके विपक्ष में तर्क क्या होने चाहिए, क्यों उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं करना चाहिए। तो हम इसके विपक्ष में तर्क सबसे अहम पॉइंट ये देख सकते हैं कि भारत जो है ना वो सेकुलरिज्म, अर्थात हम कह सकते हैं धर्म निरपेक्ष का देश। भारत सेकुलरिज्म कंट्री है ना भाई। देन इस सेकुलरिज्म कंट्री में पर्सनल लॉ जो है इसका क्या स्थान है, इसके बारे में जानना जरूरी है। कोई भी धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उसमें पर्सनल लॉ का क्या स्थान रखता है, पर्सनल लॉ किसी भी धर्मनिरपेक्ष वाले कंट्री में क्या स्थान रखता है, उसको जानना जरूरी है। तो सेकुलरिज्म को समझने के लिए, धर्मनिरपेक्ष को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को यह समझना जरूरी है जो हमारा सेकुलरिज्म जो है
धर्मनिरपेक्ष जो है वह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो नेगेटिव सेकुलरिज्म और दूसरा पॉजिटिव सेकुलरिज्म। नेगेटिव सेकुलरिज्म में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं फ्रांस, और पॉजिटिव सेकुलरिज्म के एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं भारत। फ्रांस क्या है, तो फ्रांस में आप देखेंगे कि वहाँ पे धर्म और राज्य के बीच में दूरियां हैं, अर्थात वहाँ पे जो पादरी होंगे, जो ईसाई, आप जानते होंगे ना कि फ्रांस क्रिश्चियंस कम्युनिटी का एक देश है ना, और इस क्रिश्चियन कम्युनिटी में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे धर्म अलग बिहेव करता है और राज्य अलग बिहेव करता है। धर्म अपना अलग चलेगा भाई साहब, और राज्य अपना अलग चलेगा। धर्म और राज्य के बीच में तटस्थता होगी, धर्म और राज्य के बीच में दूरी होगी, दोनों अपना अपना न्यूट्रल रहेंगे, तुम अपना देखो तुम अपना देखो, तो वह क्या कहलाएगा, तो वह निगेटिव सेकुलरिज्म कहलाएगा। लेकिन भारत क्या है, तो भारत हमारा पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात करता है, अर्थात पॉजिटिव धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे धर्म और राज्य साथ साथ चलेंगे, साथ चलेंगे, लेकिन किसी एक धर्म विशेष को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। फिर से समझिए, सेकुलरिज्म दो प्रकार का होता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। निगेटिव के एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग किसे देखेंगे, फ्रांस को, और पॉजिटिव के फॉर्म में हम लोग किसे देखेंगे, भारत को। फ्रांस क्या कहता है, निगेटिव सेकुलरिज्म क्या कहता है कि वहां पे राज्य और धर्म के बीच में अलग अलग विचारधारा होगा, अपनी तटस्थता अलग होगी, लोग अलग रहेंगे। पादरी अपना अलग व्यवस्था देखेगा और राज्य अपना अलग व्यवस्था देखेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग निगेटिव सेकुलरिज्म कहेंगे। वहीं पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पॉजिटिव सेकुलरिज्म को क्यों अपनाया गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में पॉजिटिव सेकुलरिज्म को हम इसलिए लेकर के आगे बढ़े क्योंकि यहाँ पे धर्म और राज्य साथ साथ चलेंगे, लेकिन किसी भी एक धर्म को हम लोग प्राथमिकता नहीं देंगे। इसलिए तो आप देखते होंगे कि जब हमारे न्यू पार्लियामेंट का जब पूजा अर्चना की जाती है तो वहाँ पे हिंदू धर्म के भी पूजा के पाठ पढ़े जाते हैं, ईसाई के भी, सिख के भी, है ना, कुरान के भी पढ़े जाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी किसी एक धर्म को लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं क्या? अगर वो राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं तो लोग उन पर सवाल उठाते हैं, तो वो राम मंदिर का जो शिलान्यास कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग फोटो देख सकते हैं, तो राम मंदिर का जो शिलान्यास कर रहे हैं तो वो उनके अपने धार्मिक, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट विचारधारा है, इसलिए वो राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन हम ये उन पे उंगली नहीं उठा सकते कि वो इस्लाम के खिलाफ हैं। वो इस्लाम के अगर खिलाफ होते तो ट्रिपल तलाक को नहीं लाते। वो ईसाई धर्म के खिलाफ होते तो यूसीसी की बात नहीं करते। वो बौद्ध के खिलाफ नहीं है, वो जैन के खिलाफ नहीं है। अर्थात हमारा जो भारत का राजनेता है, जो हमारे लीडर हैं, वो किसी एक धर्म को आगे लेकर बढ़ने की बात नहीं करते। अर्थात हमारे प्रधानमंत्री सभी धर्म को लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे इंडियन कम्युनिटी में जो धर्म है, जो राज्य है, वो साथ साथ चलते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देते। ना वो हिंदू धर्म को प्राथमिकता देते, ना वो इस्लाम धर्म को प्राथमिकता देते, ना वो बौद्ध को, जैन को, ना सिख को, ना ईसाई को, किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देते। अर्थात हमारे प्राइम मिनिस्टर सभी धर्म को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता बनाने हेतु पर्सनल लॉ का होना जरूरी है। अगर सभी धर्म के अपने अपने पर्सनल लॉ होंगे तो अपने अपने सभी रास्ते पे चलेंगे भाई साहब। अगर सभी का एक इंडिविजुअल होगा तो अपने अपने रास्ते पे चलेंगे ना। लेकिन अगर सभी को हम मर्ज कर देंगे, सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो हिंदू का मैरिज एक्ट है वो मुस्लिम का नहीं है, जो मुस्लिम का है वो सिख का नहीं, जो सिख का है वो ईसाई का नहीं। तो हम कैसे साथ में लेकर के चलने की बात कहेंगे? दोनों के बीच में टकराहट उत्पन्न हो जाएगी, और जैसे ही टकराहट उत्पन्न होगी तो हिंसा होगी, हिंसा होगी तो क्रांति होगी, और जैसे ही क्रांति होगी तो मार्क्सवादी विचारधारा पे हम लोग फोकस्ड हो जाएंगे। और मार्क्सवादी की विचारधारा क्या कहता है कि जहाँ पे हिंसा होगी, जहाँ पे क्रांति होगी, तो क्या हाँ हमारा समाज आगे बढ़ेगा क्या? तो हमको मार्क्सवादी विचारधारा पे नहीं, हमें उदारवादी विचारधारा पे काम करना चाहिए। हमें नागरिकों को हित में काम करना चाहिए। तो विपक्ष में तर्क हम लोग क्या दे सकते हैं? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, और इस धर्मनिरपेक्ष कंट्री में हम लोग पर्सनल लॉ को स्थान देंगे। और पर्सनल लॉ को इसलिए स्थान देंगे क्योंकि सेकुलरिज्म दो प्रकार के होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, और भारत पॉजिटिव सेकुलरिज्म अपनाने वाला देश है। अर्थात भारत धर्म और राज्य को साथ साथ लेकर चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि वह किसी एक धर्म को विशेष प्राथमिकता देता है। अतः
भारतीय परिप्रेक्ष्य में धार्मिक स्वतंत्रता को बनाने हेतु आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 और 30 इन सभी आर्टिकल को बनाए रखने हेतु, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमें पर्सनल लॉ का होना जरूरी है। इसीलिए भारतीय समाज में यूसीसी का आना आवश्यक नहीं है। यूसीसी का आना आवश्यक नहीं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि यूसीसी के विपक्ष में पहले तर्क हम लोग लिख देंगे सेकुलरिज्म के बारे में। सेकुलरिज्म क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, मैं फिर से ज़्यादा रिकॉल नहीं करूंगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा रिकॉल कर लेंगे खुद से, ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करूं। जो मैं इस चीज़ को बताया हूं उसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो उसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। देखिए, मैं इन सभी टर्म्स को जो भी मैं बताया उतनी चीज़ को लिखेंगे तो हम बोले ना कि हमारा वर्ड 5000 से लेकर के 10,000 का, आप जितना चाहेंगे पूरा किताब लिख सकते हैं यूसीसी के बारे में, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि हमें 250 वर्ड में लिखना है ना। तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि हमारे भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना एक प्रमुख संवैधानिक लक्ष्य है। इसे देखते हुए पर्सनल लॉ का होना अनिवार्य है एवं यूसीसी की पूर्ण आवश्यकता नहीं है। यूसीसी की पूर्ण आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग विपक्ष में ये पहले तर्क को लिख सकते हैं कि हमारा जो भारत है वह पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाता है, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो है एक प्रमुख संवैधानिक लक्ष्य है धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना। इसी को देखते हुए पर्सनल लॉ का होना जरूरी है और यूसीसी को अनिवार्य नहीं मानेंगे। वहीं दूसरे टर्म्स जो विपक्ष के तर्क में देखते हैं, वहीं हम लोग यह भी बता सकते हैं कि अभी अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि यूसीसी का जो है वह विरोध करने वाला कौन सा कम्युनिटी, कौन सा समाज वैसा है जो यूसीसी का विरोध कर रहा है भाई, तो आपके ध्यान में, अगर आप हिंदू होंगे तो आपके ध्यान में पहला सवाल आएगा मुस्लिम इसका विरोध कर रहा है। अगर आप मुस्लिम होंगे तो आपके ध्यान में आएगा भाई हिंदू इसका विरोध कर रहा है। लेकिन आप ऐसा न्यूज़पेपर में देखोगे, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं कि शायद ये है, हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके विरोध में। ये जो कुछ नेता है ना, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये फिगर है ना, ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं, ये एक्चुअली मैं बोलूं, अगर आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग इस्लाम धर्म के जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, मैं अन्यथा नहीं लीजिएगा इसको, प्लीज़ अन्यथा मत लीजिएगा। मैं इन्हें भी ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं इन सब में से किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपना इंडिविजुअल थिंकिंग रखता हूं। अगर मैं खुद एक इंसान हूं तो मैं अपनी सोच को आप लोगों के बीच में रख सकता हूं। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, शायद मैं सही भी हो सकता हूं। आप लोग ध्यान रखिएगा, शायद मैं बोल रहा हूं, शायद मैं सही भी हो सकता हूं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। बट कुछ ऐसे तबके के लोग हैं ना जो मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। खुद मुस्लिम के नेता खुद मुस्लिम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना, उस विचारधारा को एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं करती। वो यूसीसी को लेकर के एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं करती है। समान नागरिक संहिता को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करती, फालतू का अफवाह फैलाने की कोशिश करती है। मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूं जिससे आप एकदम अचंभित हो जाएंगे। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिस ये अखबार में आप पढ़ रहे हैं, ये शायद जो है ना वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो बोर्ड है ना, ये देख रहे हो बोर्ड, इस बोर्ड के द्वारा ये बस प्रचार प्रसार में रहने के लिए सब क्या कहें, गाली निकलता है शायद दिल से, बट मैं बोल नहीं सकता। पर मैं बस इतना ही कह पाऊंगा कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो अपने ही समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। एक्चुअल फैक्ट में बताऊं, ये जो यूसीसी है ना, उसको विरोध करने वाला सबसे बड़ा कम्युनिटी है ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी समाज, ट्राइबल कम्युनिटी। वो भी कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में कह सकते हैं, मेघालय, असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी कम्युनिटी के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। और इनका विरोध करने का भी एक वजह है भाई, क्योंकि इनके संविधान के अनुसार 371A प्राप्त है, अनुच्छेद 371A इनको प्राप्त है। और अनुच्छेद 371A क्या कहता है, तो कहता है भाई कि भारतीय संसद जो है ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो नागा सभ्यता के विरोध में। इसीलिए यूसीसी की आवश्यकता नहीं। आप देखे होंगे कि जो हमारी नागा सभ्यता है उनकी अलग अलग रहन सहन, पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, जो भी कल्चर है उनकी अलग ही है, वो हम लोग से बिल्कुल अलग है।
साथ ही साथ वो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है ना, वो बहुत ही पिछड़ा स्टेट है, बहुत ही असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सिक्किम, ये सब बहुत ही पिछड़े स्टेट है। और इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तब 371A को जोड़ा गया और कहा गया कि भारतीय संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा ना जो नागा सभ्यता के विरोध में, उनकी कल्चर के विरोध में हो। इसीलिए यूसीसी का आना आवश्यकता नहीं है। बेवजह मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं, और मुस्लिम समाज को बदनाम करने वाले यही सब नेता लोग हैं जो फालतू का विरोध करवा रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुस्लिम महिलाएं हिंदू के समान समरूपता स्थापित करती हो तो क्या बुराई है? ईसाई महिलाएं हिंदू के समान समरूपता स्थापित करती हो तो क्या बुराई है? बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम की महिलाएं अगर हिंदू के समान समरूपता स्थापित करती है तो क्या बुराई है? इनको तो विरोध करना ही नहीं चाहिए। हाँ, विरोध कौन कर सकता है? तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा विरोध किया जा सकता है, क्योंकि इनके आर्टिकल 321 जो लिखा गया है, क्योंकि इनके आर्टिकल जो है 371 इनके पक्ष में लिखा गया है। अगर इनका विरोध करना भी वाजिब है, इसलिए हम चर्चा भी यह भी कर रहे हैं कि जो यूसीसी है ना, वो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में लागू नहीं होगी। अगर लागू भी होगी तो कुछ कंडीशंस के साथ लागू होगी। फिर से समझिए, सबसे ज्यादा विरोध किस समाज के द्वारा किया जा रहा है? ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, वो भी कहां के? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको आर्टिकल 371A प्राप्त है, और आर्टिकल 371A क्या कहता है? तो भारतीय संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो नागा सभ्यता के विरोध में हो, इसलिए इस यूसीसी को लागू नहीं होना चाहिए। बेवजह बदनाम कौन हो रहा है भाई साहब? तो यही मुस्लिम समाज के लोग, और ज्यादातर ही भाई साहब बहुत पगलाते हैं। देख लीजिए इनका चेहरा देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इनका चेहरा देखिए। अब आप लोग किसका चेहरा देखिएगा मैं ये नहीं कह रहा हूं, इनका भी देख सकते हैं, किसी का भी देखिए, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम लोगों को ट्राइबल कम्युनिटी को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए कई सारे ऐसे आर्टिकल आए हैं, जैसे मैं दिखा सकता हूं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था, सॉरी हाँ, नागालैंड, देख रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन का एक आर्टिकल था। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। द हिंदू का आर्टिकल है, आप लोग द हिंदू जरूर पढ़िए, और इस द हिंदू को पढ़िएगा ना, इस आर्टिकल को, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई साहब ये जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन के जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, इनका विरोध करना भी वाजिब है, क्योंकि वो हमसे बहुत ही पिछड़े हुए। अभी हम लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग गवर्नेंस में एक चैप्टर पढ़ते हैं कि हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कोई आईएएस अधिकारी जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है, वहाँ कोई भी आईएएस अधिकारी नहीं जाना चाहता है। इसलिए सरकार ने वहाँ पे कई स्पेशल फैसिलिटीज़ दिया है आईएएस अधिकारी को। जैसे वहाँ के आईएएस अधिकारी को स्पेशल हेलीकॉप्टर मिलेगा, अगर उसको आइसक्रीम भी खाना है तो वो हेलीकॉप्टर से उड़ के चल जाएगा कहीं पे। क्यों? ताकि वहाँ के जो भी अधिकारी पोस्टेड हो, वहाँ पे जो भी अधिकारी पोस्टेड हो, कम से कम लालच की भावना से तो वहाँ जाए, वहाँ के लोगों का कल्याण करे, वहाँ के लोगों को मुख्य विकास की धारा में जोड़ने का प्रयास करें। तो इस तरीके से हम लोग इसके विपक्ष में तर्क दे सकते हैं। पहला हम लोग विपक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं? तो वही पॉजिटिव और नेगेटिव सेकुलरिज्म की बात करेंगे, और कह सकते हैं कि पर्सनल लॉ का होना जरूरी है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा विरोध करने वाला कम्युनिटी कौन है? तो ट्राइबल कम्युनिटी है। और ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा भी क्यों विरोध किया जा रहा है? तो क्योंकि इनके पास आर्टिकल कौन सा है? 321। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले बात कर चुके थे बैकग्राउंड के बारे में, यूसीसी में से विधानसभा की क्या राय है, हिंदू कोड बिल देख चुके हैं, पक्ष और विपक्ष देख चुके हैं। अब हम लोग निष्कर्ष के बारे में समझते हैं कि हम लोग निष्कर्ष क्या देखेंगे, इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? पर्सनल लॉ के नाम पर किए जाने वाले भ्रष्ट आचरण को दूर करना चाहिए। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? जो पर्सनल लॉ है ना, इस पर्सनल लॉ के नाम पर भ्रष्ट आचरण को दूर करना चाहिए। जो भी पर्सनल लॉ के नाम पर जो भी भ्रष्ट आचरण हो रहा है उसको दूर करेंगे। दूसरा, सभी धर्मों के बीच रिलीजियस डिबेट होना चाहिए। और रिलीजियस डिबेट किस मुद्दे पे होना चाहिए? पॉलीगैमी क्या है भाई, अर्थात बहु विवाह पर सभी धर्म की क्या राय है? इस पे हिंदू के समाज क्या सोचते हैं, मुस्लिम समाज क्या सोचता है, सिख,
ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी समुदाय का क्या थिंकिंग है, क्या सोच रखते हैं। तो पहला कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, पहला निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो पर्सनल लॉ के नाम पर किए जाने वाले भ्रष्ट आचरण को दूर करना चाहिए। दूसरा क्या लिखेंगे, सभी धर्मों के बीच रिलीजियस डिबेट होना चाहिए। उदाहरण में लिख देंगे पॉलीगामी मतलब बाहु विवाह पर सभी धर्मों का क्या थिंकिंग। तीसरा, इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिज पर सभी धर्मों का क्या विचार है। अगर आप किसी धर्म में विवाह कर लीजिए ना, आपको मार काट करने लगेगा सर। किसी अदर कास्ट से विवाह कर लीजिए, आपके मम्मी पापा तैयार नहीं होंगे, शायद हम भी तैयार ना हो पाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी उस तरीके से है। इसलिए हम लोगों को इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिज पर विवाह बात करना चाहिए कि सभी धर्मों को इस पे क्या विचार रखते हैं, सभी धर्म के जो लोग हैं वो इस पे क्या विचार रखते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम के साथ, मुस्लिम ईसाई के साथ, मुस्लिम सिख के साथ, ईसाई पारसी के साथ, पारसी बौद्ध के साथ विवाह कर सकता है? क्या ज्यादा समुदाय के लोग ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण भूमियार के साथ, जो हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से कास्टों का डिवाइड किया गया है, तो इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज पे सभी धर्मों की क्या थिंकिंग है उस पर बात करना चाहिए। साथ ही साथ अडॉप्शंस को लेकर के सभी धर्म के क्या विचार हैं, गोद लेने के अधिकार को लेकर के सभी धर्मों के क्या विचार हैं। जहां तक अभी हम लोग बात कर चुके थे कि हिंदू धर्म तो इसको मान्यता देता है, इसको बढ़ावा देता है, लेकिन मुस्लिम, सिख, ईसाई इसको बढ़ावा नहीं देता। इतना ही नहीं, अनुमति ही नहीं देता। इसलिए हिंदू के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को लेकर के इस पे क्या विचार है उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ CRPC 125 का प्रयोग करना चाहिए और महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो जो UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका लक्ष्य जेंडर जस्टिस होना चाहिए, लैंगिक समानता होना चाहिए। जेंडर जस्टिस होना चाहिए, लैंगिक समानता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी बात कर सकते हैं कि हमें अधिकार आधारित, देखिए ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं ना, इसे जरूर लिखिएगा आप, शायद आप लोग कॉपी ही कर लीजिएगा मेरा, लेकिन जरूर लिखिएगा। अधिकार आधारित दृष्टिकोण को बदलना चाहिए, तभी वह कल्याण आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ पाएंगे। जब तक हम किसी को अधिकार नहीं देंगे तो वो कल्याण कैसे बढ़ पाएंगे, कल्याण की ओर कैसे बढ़ पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, अभी 2022 था ना, या फिर 2021 को टॉपर के देखिए, उसमें आपको 1 to 100 के बीच में कई सारे आपको SC ST के लोग मिल जाएंगे, है ना, SC ST के लोग मिल जाएंगे। फिर से आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ। SC ST के लोग मिल जाएंगे, 1 to 100 टॉपर, कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। UPSC टॉपर की मैं बात करूँ तो अगर हम लोग इन्हें अधिकार ना देंगे पढ़ने की, तो अपना कल्याण कैसे कर पाएंगे भाई साहब। अगर इनको हम अधिकार देते ही नहीं पढ़ने का, तो अपना कल्याण कर पाते क्या, नहीं कर पाते। इसलिए हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हम इन समाज को अधिकार देंगे तो अपना कल्याण खुद कर लेंगे, हमको कल्याण करने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारे UPSC टॉपर, जो हमारे कई सारे विभाग में जो SC ST कई सारे समुदाय के लोग जो बैठे हैं, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग बैठे हैं ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे, अगर हमने उनको पढ़ने का अधिकार दिया तो अपना कल्याण वो खुद किए, हमको कल्याण करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए भारतीय सरकार को अधिकार आधारित परिकल्पना पर बल देना चाहिए, तभी वो अपना कल्याण कर पाएंगे। अगर हम लोग वर्तमान समय में सिर्फ कल्याण की बात करते हैं, अर्थात कल्याणकारी समाज की बात करते हैं, हम लोग अधिकार आधारित समाज की बात नहीं करते, इसलिए हमारे ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो पीछे रह जाते हैं, जो जनजातीय समाज है वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में अधिकार आधारित परिकल्पना पर बल देना चाहिए, तभी वो अपना कल्याण की ओर बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से इसको निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं। फिर से एक और रिकॉल कर लीजिए। पहला क्या लिख सकते हैं, तो पर्सनल कानून के नाम पे जो भ्रष्ट आचरण हो रहे हैं उसको दूर करना चाहिए। दूसरा, सभी धर्मों के बीच रिलीजियस डिबेट होना चाहिए, विशेषकर बहुविवाह जैसे मुद्दों पे, है ना। तीसरा, इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिज पे लोगों का क्या थिंकिंग है उस पर विचार करना चाहिए। एडॉप्शंस को लेकर के लोगों का क्या थिंकिंग है। CRPC 125 का बढ़िया से प्रयोग करिए भाई। और UCC का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जेंडर जस्टिस होना चाहिए। और साथ ही साथ भारत को
अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर बल देना चाहिए, न कि कल्याण आधारित दृष्टिकोण पे। अगर हम किसी को अधिकार देंगे तो वो खुद अपना कल्याण कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बैकग्राउंड के फॉर्म में ये सारे टर्म्स को बताया है ना। BS चौहान, ऋतुराज अवस्थी, क्या हमें स्त्री पुरुष के बीच समरूपता स्थापित करनी चाहिए, क्या है इसकी प्रस्तावना, पर्सनल लॉ क्या है, इस सभी को इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। इसके पक्ष में क्या तर्क हैं, है ना, जहां पे हम लोग बात किए सबरीमाला विवाद, IPC 497, शबनम हाशमी केस के बारे में, मिनर्वा मिल्स केस के बारे में, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सनल लॉ के बारे में, और CRPC 125 को देखें, और साथ ही साथ हम लोग शाहबानो केस को समझने की कोशिश किए। सरला मुदला केस क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग इस केस को पढ़िएगा। शायद मैं इस केस को बता नहीं पाया क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है, क्योंकि 2 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है, शायद 2 घंटे हो चुके हैं क्लास के। इसलिए आप लोग इस केस को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस केस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। सरला मुदगल बनाम भारत केस मैं बस शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि भाई ये शादी किए थे किसी एक लड़के से, फिर वो दूसरा शादी कर लेते हैं, और इसी के कारण और साथ ही साथ वो इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, जो 494 IPC की, फिर से ध्यान में रखिएगा, IPC की धारा 494 का उल्लंघन करते हैं। इसलिए सरला मुदगल जो है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जहाँ पे इनको न्याय मिलता है। इस केस को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग इसके विपक्ष के तर्क को समझे, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेकुलरिज्म की बात की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद हम लोग देखें कि किस समाज के द्वारा सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया जा रहा है। तो हम देखें कि भाई सबसे ज़्यादा विरोध तो इसके किसके द्वारा किया जा रहा है, ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। लेकिन हम लोग बेवजह बदनाम किसको कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को, और किसकी वजह से, इन कुछ नेताओं की वजह से, है ना। उसके बाद हम लोग इसका कंक्लूजन देखें कि भाई इसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष में इन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे, आप लोग इन सारी चीज़ों का नोट्स बना करके चलिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग इन सभी टर्म्स को समझे होंगे, और इन सभी टर्म्स को समझने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या UCC लैंगिक न्याय के मूल आदर्श को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेंगे। क्या जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, क्या वह जेंडर जस्टिस की क्या वह जेंडर जस्टिस को स्थापित करने में सहयोग स्थापित करेगा। क्या हमारा समान नागरिक संहिता है, क्या वह स्त्री और पुरुष के बीच में समरूपता स्थापित करने की कोशिश करेगा। अगर करेगा तो कैसे, विवेचना कीजिए और यह 250 वर्ड में लिखेगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। तो इन सारे टर्म्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और हाँ, ज़्यादा पॉइंट्स इसमें ऐड करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जो प्रेजेंट में 1-2 पॉइंट आपके दिमाग में आए उसे आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐड कीजिएगा। अदरवाइज इतना पॉइंट आपके 250 वर्ड के लिए काफ़ी है। शायद मैं कहूँ तो आप लोग 250 के आप लोग 500 वर्ड में क्वेश्चन को लिख सकते हैं, बट आप लोग कोशिश कीजिएगा 250 वर्ड में इस क्वेश्चन को लिखने की। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो कम से कम इस वीडियो पे 1 के व्यू जरूर दीजिएगा। मैं आज से पहले कभी ऐसा बात नहीं कहा हूँ कि आप लोग व्यू दें, ये दें, वो दें, बट मेरी मेहनत, शायद मैं इस वीडियो के लिए जितनी मेरी रिसर्च है उसमें कम से कम मैं 6 से 7 घंटे मतलब स्पेंड किया हूँ आप लोगों के लिए, शायद अपने लिए भी, बट ज़्यादा आप लोग के लिए। और इस 6-7 घंटे में मैं जो रिसर्च किया आप लोगों के बीच में UCC को समझाने के लिए, तो कम से कम आप लोग 1 के वीडियो को व्यूज़ जरूर दें, कम से कम 1 के वीडियो जरूर दें, लोगों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर जिस दिन आपका इस वीडियो पे 1 के व्यू चला जाता है उस दिन मैं आप लोगों के बीच में, मैं वादा करता हूँ, उसी दिन मैं आप लोगों के बीच में भारत के उत्तर पूर्व में निर्जाति जो संघर्ष है, जो मणिपुर में हिंसा की स्थिति है, हालांकि इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ बट बहुत वो शॉर्ट वीडियो है, कुछ ही जानकारी है, वो बस मणिपुर को लेकर के जानकारी है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारत के जो उत्तर पूर्व, जो हमारे असम है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना, इस नॉर्थ ईस्ट में क्यों इतना वायलेंस उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ के लोग क्या कहते हैं, इफ यू वांट पीस वर्क फॉर जस्टिस, एथनिक मोबिलाइजेशन एंड वायलेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इतनी समस्या उत्पन्न होती है, क्यों इतना वायलेंस होता है, क्यों इतने लोगों की जाने जाती है। क्या इसमें म्यांमार जो वर्तमान में वर्मा है, बांग्लादेश, चाइना का हाथ है। क्या चाइना अपने कुछ पॉलिसी की वजह से यहाँ पे निर्जातीय संघर्ष करवा रहा है। क्या बांग्लादेश हथियारों के माध्यम से, ड्रग ट्रैफिकिंग के माध्यम से यहाँ पे लोगों को
भड़काने की कोशिश कर रहा है। इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे, बट मैं वादा करता हूं कि आप लोग जिस दिन 1K व्यू पहुंचा देंगे, आप लोगों का प्यार मिलेगा, तभी तो मैं समझूंगा कि मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोगों के काम आ रहा है। अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोगों के काम ही ना आए तो मैं ऐसा वीडियो क्यों ही बना रहा हूँ, ऐसा फील होने लगता है मुझे। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को 1K तक जरूर पहुंचाएं, लोगों के बीच में शेयर करें। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन आपका 1K व्यू चला गया इस वीडियो पे, मैं एथनिक वायलेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया अर्थात भारत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो निर्जातीय संघर्ष हो रहे हैं उस पर लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन और मेंस स्तर पे या फिर पीटी स्तर पे आप लोगों के बीच में वीडियो को लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।